Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter, and today's topic is regarding the relative velocity in motion in a plane. और आज हम लोग जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी चीज को मैं एक बार जस्ट आपको रिकॉल करवा देता हूं जिससे फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो रिवर बोट प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट था, रिवर बोट प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या, रिवर बोट प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट था रिवर बोट प्रॉब्लम्स। और आज के लेक्चर के अंदर में बेटा हमारा ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बोलते थे कि यार वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस का वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये आपके पास में फाइनल एक इक्वेशन बन के आती थी। यहां पर कुछ चीजें इस प्रकार से भी थी कि भैया देखो ये इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने क्या किया हुआ था, जस्ट रिकॉलिंग करवा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिए बस। ये पॉइंट ए है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है आपके पास में, यहां पर हम लोगों ने ये अपोजिट पॉइंट बी कंसीडर किया हुआ है, और यहां से आपके पास में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिया गया है। ये वर्टिकल से एंगल थीटा लिया जाता है, बात समझ में आ रही है। और जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो भैया इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है VBR cos थीटा और ये वाला बनता है VBR sin थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट अप्रोच है, बहुत ही आसान अप्रोच है। इसके अंदर में एक और चीज जो होती है विड्थ ऑफ रिवर होती है। अब यदि मैं यहां पर एक चीज और मान लूं, वो ये है कि मान के चलो आपके पास में जो VB निकल के आ रहा है वो इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, तो भैया आपकी जो बोट है वो यहां पर पहुंचेगी। इसे हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट एक्स से, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर काम की चीजें क्या है, देखो नदी को क्रॉस कौन करवा रहा है, तो नदी को क्रॉस करवा रहा है VBR cos थीटा वाला कंपोनेंट। VR क्या है, VR इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर है, VBR क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या हम लोग बोलें कि नदी के अंदर से देखने पर जो बोट की स्पीड दिखाई दे वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, या इंजन स्पीड बोला जाए वो भी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है। VB क्या है, VB इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से देखने पर जो वेलोसिटी ऑफ बोट की जो वेलोसिटी दिखाई देगी उसे VB से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर नदी को क्रॉस कराने का काम करता है ये VBR cos थीटा वाला कंपोनेंट। सो टाइम टू क्रॉस द रिवर is given by width upon v relative, that is VBR cos थीटा। बात समझ में आ रही है, ये सिंपल से फॉर्मूले होते हैं। यदि हम लोग टी मिनिमम के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब मिनिमम टाइम के अंदर में यदि आपको क्रॉस कराना है, तो भैया ये मैं ऐसा लिख सकता हूं, फॉर टी मिनिमम थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब वर्टिकल से आपको 0 डिग्री पर, इन शॉर्ट यदि मैं बात करूं, यदि ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, तो थीटा 0 मतलब आपको सीधा सीधा नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपको चलना चाहिए। मतलब VBR की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में, थीटा बराबर 0, तो cos 0 बराबर 1 हो जाता है। तो भैया देयरफॉर टी मिनिमम की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है W अपॉन VBR। उसके अलावा यहां पर जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकल के आता है वो निकल के आता है x बराबर, x क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब हम लोग लिखेंगे v रिलेटिव इन x डायरेक्शन इनटू टाइम। तो x डायरेक्शन में v रिलेटिव कितना आता है, तो भैया देखो VR नदी इस तरफ लेके जा रही है और VBR sin थीटा उसका अपोज कर रहा है, मतलब आपके पास में निकल के आता है VR माइनस का VBR sin थीटा और इनटू व्हाट t, और t जो है वो आपके पास में W अपॉन VBR cos थीटा यहां पर अवेलेबल है। तो ये भैया आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकल के आता है। यहां पर एक और चीज पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि यदि आपकी बोट जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना चाहती है, तो अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, और x को यदि आप 0 करोगे तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, VR माइनस का VBR sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, या हम लोग बोले sin थीटा बराबर VR अपॉन VBR, या थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ VR अपॉन VBR। ये कंडीशन तब एप्लीकेबल है जब आपका VR जो है वो VBR से छोटा है। लेकिन यदि आपके पास में
ऐसा हो जाए कि भैया इफ VBR जो है वो छोटा हो जाए VR से, मतलब रिवर वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, तो उस केस में आप लिखते हो थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ VBR अपॉन VR, मतलब छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। ये जो मैंने एंगल निकाला है ये थीटा जो है ये वर्टिकल से लिया गया है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भैया आपसे पूछा जाए एंगल फ्रॉम डाउन स्ट्रीम। एंगल फ्रॉम डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है, नदी इस डायरेक्शन में बह रही है तो यहां से कितना एंगल आएगा, तो भैया यहां से एंगल आएगा ये वाला 90 प्लस का साइन इनवर्स ऑफ VBR अपॉन VR, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस का, उस केस के लिए लिखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ VR अपॉन VBR। ये सारे फॉर्मूले मैंने एक बार और रिकॉल करवा दिए, रिवर बोट प्रॉब्लम के 5 मिनट का समय लिया होगा मैंने, और ये सारी चीजें हम लोगों ने वापस से यहां पर क्या कर ली, रिकॉल कर ली हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ सकता हूं मैं। आगे बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वापस से, जिससे कि क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। देखो क्वेश्चन सामने आ चुका है, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रख दिया है, जिससे आपको मेरा भी समय बचे आपका भी समय बचे। स्क्रीन पर से मैं साइड में हो चुका था, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, एक बार और हट जाता हूं, देख लीजिए, स्क्रीन को कॉपी कर लीजिए, इस क्वेश्चन को। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को एक बार नजर मारते हैं, देखो क्या गिवन है उसको जरा देखते हैं हम लोग। यहां पर इंजन स्पीड ऑफ बोट इज 10 मीटर पर सेकेंड, सारा डेटा मीटर पर सेकेंड का ही ना, हाँ, मतलब ये क्या दिया गया है, ये आपको VBR गिवन है, विच इज ट्राइंग टू क्रॉस अ रिवर हुज विड्थ इज 400 मीटर। एक नदी को क्रॉस करना चाहता है जिसकी विड्थ कितनी है, 400 मीटर है, एंड फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, जो ईस्ट डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बह रही है। देखो सारा डेटा बस निकालते चली जाइए, और आपके जो फॉर्मूले अवेलेबल है उसके अंदर में पुट करते जाइए। देखो जब तक आप फॉर्मूलेज को रिकॉल नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। आगे बोला गया था बोट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स 127 डिग्री टू द फ्लो ऑफ रिवर, मतलब जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है वहां से 127 डिग्री के एंगल पर ये आपका बोट जो है उसने स्टार्ट किया है, मतलब VBR की डायरेक्शन है वो। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बोट टू क्रॉस द रिवर, ऑल्सो फाइंड द ड्रिफ्ट। टाइम कितना लग रहा है और ये कितना हो रहा है, ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। तो ये करने के लिए मैंने क्या किया, देखो डायग्राम बनाते हैं हम लोग अच्छे से, जरा देखो ये डायग्राम बना दिया मैंने रिवर का। अब इस डायग्राम के अंदर में यहां पर मेरा पास में पॉइंट ए है, और पॉइंट ए पर मैंने बना दिया VR बराबर है 14 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। दूसरा मैं यहां पर बना देता हूं VBR, तो देखो ये आपका VBR है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर है ना, 10 ही है ना, एक बार चेक कर लो, यस 10 मीटर पर सेकेंड ही दे रखी है। नाउ यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से देखते चलो, सवाल वही है, यही वैरायटी के सवाल होते हैं। नाउ यहां पर दूसरा क्या बोला गया, यहां से 127 है, मतलब देखो हमेशा आप तो वर्टिकल वाले एंगल पे ही फोकस कीजिए, तो ये 37 डिग्री का आ गया। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर में, अब मैंने क्या किया भैया, इसके ले लिए कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा 10 cos 37, मतलब 10 इंटू 4/5, मतलब आ गया 8। तो ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा 10 sin 37, sin 37 3/5, तो ये आएगा यहां पर 6 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया है, द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, तो भैया देखो ये नदी की जो विड्थ है ये भी आपको दे रखी है कितनी, 400 मीटर। इसको कौन क्रॉस करवा रहा है, कंपोनेंट अप्रोच। देखो कुछ नहीं है, ये वेक्टर सॉल्व कर रहे हो आप, बस नथिंग, वेक्टर सॉल्व करना है। तो भैया कितना टाइम आएगा, तो आपके पास में टाइम आएगा, नदी की विड्थ है 400 मीटर, और इसको क्रॉस कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है, ये करवा रहा है, ये करवा रहा है, कि किसी का इफेक्ट करवा रहा है, भैया सीधा सीधा सिर्फ यही करवा रहा है। तो 400 डिवाइडेड बाई 8 बराबर 50 सेकेंड। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला याद है तो आप लिख दीजिए भैया, टाइम बराबर होता है D अपॉन VBR cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है, D कितना है, 400 मीटर है, VBR cos थीटा मतलब आपको लिखना है 10 इंटू cos 37। रिवर बोट प्रॉब्लम में हमेशा एंगल कहां से ले रहा हूं मैं, वर्टिकल से ले रहा हूं, तो वही आएगा। देखो कहीं कुछ नहीं बदलने वाला है, इस बात को आप फोकस कीजिए।
और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर वही 50 सेकंड ही आने वाला है। अब सवाल में आपसे एक और चीज पूछी गई है, वो पूछी गई है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, बोलो। तो ड्रिफ्ट कितना निकलेगा, तो ड्रिफ्ट के लिए हम लोग जानते हैं x है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब वेलोसिटी v रिलेटिव इन x डायरेक्शन इनटू मैं बोल सकता हूं टाइम। तो x डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, 14 माइनस का 6 बराबर है, बड़े वाले की डायरेक्शन में आएगा तो ये आएगा 14 माइनस का 6 इंटू टाइम लग गया 50 सेकेंड का, तो 14 में से 6 गए तो 8 8 45 400 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी बोट पहुंची है वो कहीं यहां पर पहुंची है, और ये वाला जो पॉइंट यदि आपने बी माना, ये वाला सी माना, तो भैया जी ये वाली डिस्टेंस हो रही है 400 मीटर। ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो एकदम सिंपल सवाल होते हैं, एकदम सिंपल है, इससे ज्यादा क्या खतरनाक पूछेगा यार, कुछ नहीं पूछने वाला है आपसे। अच्छा अब यदि यहां पे सवाल में पूछ लिया जाता, मान के चलो वेलोसिटी ऑफ बोट पूछी आपसे, ठीक है, इसी सवाल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, मैंने आपसे पूछ लिया इसी सवाल के अंदर में, सवाल वही है जो आपका चल रहा है, बस फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट, बस इतना ही पूछा है। और एक और बात बताऊं आपको, कंफ्यूज करने के लिए वो और भी कुछ चीजें पूछ सकता है, जैसे ऐसे बोल सकता है इसी क्वेश्चन को, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। इसका मतलब यही है कि आपको वही निकालना है वेलोसिटी ऑफ बोट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको वीबी कैलकुलेट करना है। एक सवाल ये हो गया। कई बार क्या करता है ना एग्जामिनर, इतना चालाक होता है कि वो सिंपल सवाल पूछ लेता है, क्या मालूम है क्या, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम फ्लोटिंग इन रिवर। पता ये क्या है, क्या पूछ लिया है आपसे मालूम है, बस कुछ नहीं है, आपको बेवकूफ बनाया है, उसको बड़ा मजा आएगा बेवकूफ बनाने में, कुछ नहीं है, आपको निकालना है भैया जी यहां पर वीबीआर। अब एक बात होता है यार, वीबीआर तो उसने डायरेक्टली गिवन था, तो आपको पूछा क्यों है, कुछ नहीं, बस आपकी भावनाओं को चेक करने के लिए आप कितने उतावले होकर सवाल को सॉल्व करके वीबी निकाल के आते हो। और मैं आपको बता दूं 100 में से 50 स्टूडेंट तो कम से कम ऐसे होते हैं जिनको वीबी और वीबीआर का फर्क नहीं पकड़ में आता है। जिसको वीबी और वीबीआर का फर्क पकड़ में आ गया उसके लिए सवाल सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर सॉल्व करने के बराबर होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बात को ध्यान में रख लिए, एकदम मुट्ठी मान लीजिए जोर से। क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं, बोलो ये समझ में आया। अब इसको देखो, अब मेरे दिमाग में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उतने मैं आपके सामने लिखते जा रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं जो मेरे दिमाग में आए वही आपसे पूछे। एग्जामिनर तो कुछ और भी पूछ सकता है, लेकिन जो चीजें पूछी जा सकती है मैक्सिमम वो मैंने यहां पर आपको करवा दी हैं। तो भैया फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट आएगी, तो आप बोलोगे यार वीबी के लिए कैसे करूंगा। देखो आप ध्यान से देखिए, ये वेक्टर ऐसे बन रहे थे, यस और नो। ये वाला था 14, ये वाला था 6, ये वाला था 8, बराबर है। यदि ऐसा हो गया तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो इस डायरेक्शन में 14 में से 6 गए 8, ये वाला बच गया 8, बराबर है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका क्या आएगा, वीबी आएगा, और वीबी कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर, मतलब 8√2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। अच्छा, और एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, और एक और सवाल इसके अंदर मैं बनाता हूं, देखो पूरी कहानी खत्म कर देते हैं, आज कुछ बचना ही नहीं है। मैंने यहां पे पूछ लिया, यहां पर फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोट। बोट ने कितनी दूरी तय करी है, बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोट, कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है ये? ओ सर जी ये तो पता ही नहीं लगा कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है। अरे बिल्कुल आसान है, जरा ध्यान देखिए भैया, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है AC, यही तो वो डिस्टेंस है जो बोट ने ट्रैवल करी है। भैया बोट यहीं चल रही है कि नहीं चल रही है, भले जाना इधर चाहती थी लेकिन चल कहां पे रही है, नदी के इफेक्ट के कारण यहां पर चल रही है। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आपके पास में 400, ये आपके पास में 400, तो 400 अपॉन 400 प्लस 400√2, ये कितनी आ जाएगी 400√2। तो भैया यहां पर आंसर लिख दीजिए 400√2 मीटर, खत्म। बोलो सही बात है, यस और नो। अच्छा, इसमें और भी अलग अलग तरीके से कुछ चीजें करवाई जा सकती है, जैसे मैं आपको और कुछ चीजें करके दिखाता हूं। यहां पर जैसे आपको याद होगा, देखो टाइम आपके पास में 50 सेकेंड है, टाइम आपके पास में कितना है 50 सेकेंड, ओके। और
ये डिस्टेंस अभी आपके पास में 400√2 आ गई। तो यहां से भी मैं एक काम कर सकता हूं, कैसे, डिस्टेंस है और टाइम है तो स्पीड आप निकाल सकते हो। कितनी निकालोगे फटाफट बोलो। तो आप निकालोगे डिस्टेंस है 400√2 डिवाइडेड बाई 50, कैंसल कर लो, 0 से 0 तो 8√2 मीटर पर सेकेंड। देखो यहां से भी मैं एक उसी डेटा पर पहुंचा दिया मैंने आपको। बस देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि यार कहीं से भी आपको बोला जाए कि यहां पे घुसना है तो बस आपको क्या है, थोड़ा सा रास्ता बनाना है। थोड़ा सा रास्ता बनने के बाद में अपने आप उसके अंदर में एंटर करते चले जाओगे, बशर्ते आप एक बार डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाओ सवाल के अंदर से। यदि आपने सवाल के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया तो आपके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं बचेगा कि आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओ। क्लियर है? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। अब आगे बढ़ने पर मेरे पास में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रेनमैन प्रॉब्लम। कौन सा आता है? रेनमैन प्रॉब्लम। सो गिव द हेडिंग रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम्स। बोले रेनमैन प्रॉब्लम क्या होती है? बारिश हो रही है, आदमी भाग रहा है। पहले कौन है? नदी बह रही थी, अब नदी की जगह बारिश चालू हो गई, आदमी अभी भी है। पहले बोट हुआ करती थी, अभी आदमी भागेगा। तो मैंने क्या बोला इसको, है ना, मैं यहां पर एक लाइन खींच के ना इसको देखो ऐसे कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहले तो रिवर बोट प्रॉब्लम को रिकॉल करो तो आप लिखोगे सर जी VBR वेक्टर बराबर VB वेक्टर माइनस का VR वेक्टर, या फिर आप लिख सकते हो यहां पर थोड़ा सा VB वेक्टर बराबर VBR वेक्टर प्लस का VR वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर क्या होता था, इंजन विंजन होता था तो थोड़ा सा परेशानी होती थी कि कौन सा VBR है वगैरह, लेकिन यहां पर बस आपका क्वेश्चन में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते आना चाहिए प्रॉपर। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर बिल्कुल सेम उसी प्रकार से लिखना है जैसे यहां किया था। देखो रिवर बोट रेन मैन बराबर है, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और यू कैन राइट वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस का वेलोसिटी ऑफ मैन। ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस? अब देखो, अब जरा हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। अब देखो जैसे मान के चलो होता क्या है कि जैसे मैं यहां पर करने की कोशिश करता हूं, थोड़ी सी बारिश गिराते हैं पहले हम लोग। जैसे मान के चलो ये बारिश गिर रही है, ठीक है, ये यहां पर बारिश गिर रही है, ऐसे बारिश गिरा दी है ना। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक अपने व्यक्ति को कंसीडर किया जाता है। मान के चलो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई। बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई इस डायरेक्शन में, बराबर है। अच्छा यहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन को भी लिख लो, तो भैया जी वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई किस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, यदि मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो किसी जगह पर जब ये चल रहा होगा, जब ये क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा, तो क्या पॉइंट निकल के आएगा, इसको जरा आप समझिए। ठीक है, जब ये ऐसे चलेगा तो भैया जी ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, यहां पर निकल के आती है वेलोसिटी ऑफ रेन, बराबर है। अब आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो भैया जी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब तो है VR माइनस का VM। इसको जरा ध्यान से देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस का माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन। यस और नो? क्या मैंने सही लिखा है? मतलब आपको माइनस VM होना, आपके पास में क्या होना चाहिए, माइनस VM, लेकिन यहां पर तो आपका VM है, तो भैया माइनस VM किस डायरेक्शन में आएगा, आपके पास में आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वाला इस डायरेक्शन में आएगा, बराबर है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो भैया इस डायरेक्शन में, ओके, तो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बराबर है। अब सवाल ये होता है कि छाता कहां पकड़ना है, तो छाता ऐसे पकड़ना है ना? गलत बात है। जरा ध्यान से देखो, ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, मैं 4 ऑप्शन लिखता हूं, चलो ठीक है, फटाफट से 4 ऑप्शन लिखता हूं, फटाफट देखो। ऑप्शन नंबर A
साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं 45-45 जैसा एंगल है। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा, फटाफट से बोलो। एक और ऑप्शन दे रहा हूं इस बार मैं, 5 ऑप्शन का सवाल बना दिया, नन ऑफ दीज। चलो 5 ऑप्शन लिख दिए, नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा आंसर सही है। बोलो कितने लोग बोलते हैं यहां पर कि साउथ वेस्ट वाला आंसर सही है। कितने लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट वाला आंसर सही है। कुछ लोग बोल रहे होंगे साउथ वेस्ट वाला आंसर सही है, सामने दिख रहा है। ओके, कितने लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट वाला है। ये तो बोल रहे होंगे सर सरासर गलत है, साउथ ईस्ट तो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला ठीक है। नॉर्थ वेस्ट लग रहा है क्या, तो देखो नॉर्थ वेस्ट वो भी नहीं लग रहा है। ओके, कितने लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट सही है। देखो 2 ही आंसर कई लोगों के निकल के आए होंगे, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, है ना। ये 2 ही एंगल आप लोगों के पास में आंसर में आ रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि भैया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। मार लो मोबाइल सर पे मार लो। नन ऑफ दीज कहां से आ गया सर जी, गलत पढ़ा रहे हो क्या। अरे भैया कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। अरे यार ये बारिश ऐसे दिखाई है यहां पर, रियलिटी में बारिश कैसे होती है। तुम्हारे गांव में नॉर्थ से साउथ बारिश होती है क्या, ऊपर से नीचे होती है बारिश। मतलब जो एंगल होगा ये वर्टिकल से एंगल होने वाले ये सारी चीजें, मतलब ये जो भी है वो वर्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो ये नॉर्थ साउथ वगैरह तो आ ही नहीं सकता। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है, मैंने सवाल किसके लिए पूछा था, छतरी कौन सी डायरेक्शन में पकड़नी है। तो भैया एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, तो छतरी उस डायरेक्शन में पकड़नी है। छतरी बन गई, ओ कुकुरमुत्ता बन गया। ये क्या होता है, कुछ तो भी होता है। तो छतरी आपको इस डायरेक्शन में पकड़नी है, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में आपको पकड़नी है छतरी, तभी बारिश से बचाव होगा। एक कॉमन सेंस वाली बात बताता हूं, एकदम कॉमन सेंस हलवा। देखो ऐसे बारिश, आप खड़े हो जाओ, पहले रुक जाओ, आप रुक गए, यू आर द मैन, आदमी हो ना, हाँ यू आर द मैन। कई लोग बोलेंगे सर आई एम अ गर्ल। ओके भैया मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इंसान में आदमी औरत सब आ गए। आप आदमी हो, इंसान हो, आप खड़े हो और आपने देखा कि बारिश सीधी नीचे गिर रही है, बारिश सीधी नीचे गिर रही है, बारिश सीधी नीचे गिर रही है। ये नॉर्थ से साउथ है क्या, इल्ले नॉर्थ से साउथ बारिश नहीं है, बारिश ऊपर से नीचे गिर रही है। अब आपने सीधा एकदम बिल्कुल सीधी आंखों से देखो, बारिश आपको ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप क्या करो, अब है ना, अब आप छतरी ले लो, एक छतरी भी साथ में ले लो, है ना। छतरी साइड में रखो, आप भीगोगे, आपके सर के ऊपर बारिश की बूंदें गिरेंगी। छतरी लगा लो, छतरी पे बारिश की बूंदें गिरेंगी। छतरी हटाई, सर पे, छतरी लगाई, छतरी पे, बराबर है। अब आप चलना चालू करोगे, जैसे ही आप चलना चालू करोगे तो आपको लगेगी बारिश की बूंदें ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे बात समझ में आ रही है। तो आपको छतरी क्या करनी पड़ेगी, ऐसे कि ऐसे। अब तो मैं दिख भी नहीं रहा हूंगा ना, मेरी छतरी नीचे चली गई। ऐसे पकड़ोगे या ऐसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे या ऐसे पकड़ोगे। 100 कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस है, ऐसे पकड़ोगे टेढ़ी आगे की तरफ। कई लोग बोलोगे सर हम तो टेढ़ी पकड़ते ही नहीं है, हम तो सीधी सीधी पकड़ लेते हैं, चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, बात समझ में आ रही है। सो ये है कहानी यहां पर जो यहां पर निकल के आती है कि मतलब क्या होता है कि यदि आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन की जब आप बात करते हो तो ये कहानी निकल के आती है, छतरी आपको उल्टी पकड़नी होती है। ये बात समझ में आ रही है क्या, आर यू श्योर। दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट, इतना सा ही यहां पर कॉन्सेप्ट है, बस ये आपने पकड़ लिया तो आपका काम बन जाएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं कि ये नन ऑफ दीज क्यों आया था, ये समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ मेन को उल्टा करके इसमें जोड़ देना है। उल्टा करके जोड़ोगे तो भैया ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन आ गई, उसके उल्टे में आप छतरी पकड़नी है। अब यहां पर क्या होता है ना, अब आपको ना डेटा बस एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसके अंदर में अब ध्यान से देखिए कि सवालों के अंदर में जो डेटा आएगा इसमें कंफ्यूजन कहां पे होता है, इसमें भी वही कंफ्यूजन वीआरएम और वीआर में ही होता है। इसमें वीएम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल। देखो अब जरा इसको और इसको कंपेयर करके देखो, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। नदी कैसे सीधी सीधी चल रही थी, वैसे ही आपका आदमी भी है, वो भी सीधा सीधा चलेगा, बराबर एकदम सीधा सीधा चलेगा। वो उड़ने वाला तो है नहीं, टेढ़ा मेढ़ा भागेगा नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा। तो यहां से हमारे पास में बस यही आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि क्वेश्चन में आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया ना कि भैया कौन सा वीआर है और कौन सा वीआरएम है,
तो आपका सवाल हो जाएगा, और यदि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आपका सवाल नहीं होने वाला। ठीक है, अब हो सकता है भैया देखो लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच जाए, मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये है आपको ये बोल सकता हूं कि आपके सामने एक सवाल आ चुका है। मैं फिर से स्क्रीन के सामने से हटता हूं। हो गया कॉपी? देखो सवाल आ जाएगा। सवाल क्या है? अ मैन स्टैंडिंग ऑन रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ध्यान से देखिए सवाल में क्या हो रहा है। हम लोग डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे जैसे बन रहे थे अभी तक। कैसे? सवाल में मैंने क्या बोला है आपके पास में, देखो ये मैंने ऐसा लिया, पहले तो ये डायग्राम वायग्राम बनाने के लिए सबसे यही मेरे को सबसे अच्छा लगता है काम, है ना। ओहो, तो देखो ये यहां पर आपके पास में है, ये आपका छतरी आपने पकड़ ली, ठीक है। वर्टिकल से 30 डिग्री पर आपकी छतरी है, देखो अम्ब्रेला। अब ध्यान से सवाल को फिर से पढ़ो। यहां पे देखो सवाल आप कर सकते हो, विश्वास रखिए, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है? आदमी रुका हुआ है, तब आपको इस डायरेक्शन में छतरी पकड़नी पड़ रही है टू कीप द रेन अवे, ताकि आपके ऊपर बारिश ना गिरे, ताकि आपके ऊपर बारिश ना गिरे। तो एक बात बताइए, यहां से कॉमन सेंस से बताइए कि बारिश किस डायरेक्शन में हो रही होगी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये वाली जो बारिश है वो आपकी बारिश जो है वो टेढ़ी वाली बारिश है इस डायरेक्शन में। सोचो क्या बारिश ऐसी होगी? एक काम करता हूं, इतनी सारी लाइन का ही बना रहा हूं मैं, टाइम पास थोड़ी करना है हमको, ठीक है। मैं यहां से देखो इस पॉइंट को यहां पर लेके आया और मैंने बोला दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो यस और नो। बस ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना सीख लो, बस काम खत्म हो जाता है आपका यहीं पर। यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बहुत सारे सवाल में यहां पर यदि बनवा दूं तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सवालों की इनमें थोड़ी कमतरता होती है, मिलते नहीं है ज्यादा सवाल ढूंढने पर भी। भूले भटके एक आधा एग्जाम का आया हुआ सवाल रहता है, वही सवाल होता है, वही सवाल घूमते रहता है बार बार। नाउ अब उसके बाद क्या किया? ही थ्रोज अम्ब्रेला, उसने छाते को फेंक दिया, उसने छाते को फेंक दिया एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया देखो वो आदमी तो जमीन पे ही है ना, कि हवा में भागेगा नहीं, ये भागना चालू कर दिया इधर, बराबर है। नॉर्मली ऐसा ही भागना होता है। देखो जब कुछ नहीं बोला है तो तब आप सब कुछ अपना ईस्ट के हिसाब से चलाइए। तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड से आप इधर भाग रहे हो, बराबर है। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर हुआ? कितना दिया गया है? 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ अब क्या हो रहा है कि इस केस में, अब देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। जब वो भाग रहा है तो, जब वो भाग रहा है तो बारिश की बूंदें उसके सर पर टकरा रही है। मतलब जब वो भागते हुए आदमी के सर पर उसे प्रतीत हो रहा है कि बारिश की बूंदें सर पर सीधी टकरा रही हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि भैया जी दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वाला फंडा यहां पर निकल के आ गया। ये बात क्लियर हो गई? अब सवाल में क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स, मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालनी है। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? सवाल यहां पर कहां पे जाके गाड़ी अटका रहा है उसको आप पकड़िए। तो जरा देखिए, यदि मैं इस लाइन को इधर में थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो देखो ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल 30 आएगा क्या? मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री, बराबर है। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए कि बारिश तो होनी है, वो तो हो ही रही है, बराबर है। तो इसके यदि मैं दो कंपोनेंट की बात करता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के यदि मैं दो कंपोनेंट निकालता हूं, तो भैया जी देखो एक कंपोनेंट निकलेगा यहां पर इस डायरेक्शन में। कहां निकाल के दिखाऊं? यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं। ये आएगा VR sin 30 एंड दिस इज योर VR cos 30। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए जो आपके वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट है। देखो क्या हो रहा है? VR cos 30 इस डायरेक्शन में आ गया आपके पास में, बराबर है। अब बारिश की बूंद उसको सीधा सर पे आती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि भैया जो रेन जो टेढ़ी गिर रही है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आदमी की स्पीड के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि
आपकी बारिश की बूंदें सीधा सर पे गिरे। मतलब ये हो गया कि ये वाला जो चीज है ये इसी के बराबर आनी चाहिए, तभी तो बारिश की बूंदों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो यहां पर आपका सीधा सीधा सर पे हिट करता हुआ नजर आना चाहिए। तो आप लिखोगे VR sin 30 बराबर 10। सो यहां से VR की वैल्यू आएगी कितनी, 10 डिवाइडेड बाय sin 30 मतलब 1/2, मतलब आंसर आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। कहानी खत्म। बोलो समझ में आया? कई लोग बोलेंगे सर एक सवाल में पता ही नहीं लगा, कितनी चीजें कहां पर पूछ ली। कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं आपसे पूछता होता, मान के चलो नॉर्मल सवाल तो मैं सीधा ही कर रहा हूं यार, नॉर्मल सवाल में तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये जो एडवांस सवाल है यही थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल बन गया आपके लिए, सीधा से डिफिकल्ट सवाल करवाया। कई लोग बोलेंगे सर पहले आसान वाला करवाते तो ज्यादा अच्छा रहता था। लाइक आसान वाला मतलब कैसे, ये डेटा दे दो और बताओ कि उसको छाता किस डायरेक्शन में पकड़ना है। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, जैसे एक सवाल करवा ही देता हूं, जैसे आपकी तसल्ली के लिए। पहले नहीं करा, पहले डिफिकल्ट करवाना चाहिए। मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ रेन है आपके पास में, मान के चलो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बारिश गिर रही है। ध्यान से देखो वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है। एक आदमी है वो भी 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। वेयर टू होल्ड अम्ब्रेला, वेयर टू होल्ड अम्ब्रेला। लो सवाल खत्म। कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। देखो अब कुछ नहीं बोला है, अब ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अदरवाइज मैं सीधा बोल सकता हूं रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट। लो ऐसे लिख लो भैया, चाहिए तो आप रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ भाग रहा है। मैंने वैसे ही बोला, जब नहीं कुछ बोला है तो आपको इसी के हिसाब से करना है। तो भैया ये आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास में आ गया। इधर में कितना बारिश भी हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन किधर आएगी? तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस, तो इसको उल्टा करके जोड़ना होता है, तो ये आ गया 20। तो इनका जो रिजल्टेंट निकालोगे, बोलो रिजल्टेंट इधर में आएगा कितना, 20√2 बराबर है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और छाता पकड़ना होता है इसके उल्टा, तो भैया जी आपका छाता पकड़ा जाएगा इस वाली डायरेक्शन में, बराबर है। ओके अब देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया 45। तो आपको छाता पकड़ना पड़ेगा वर्टिकल से 45 डिग्री पर इस डायरेक्शन में, 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम वर्टिकल, 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम वर्टिकल। यदि मैं इस सवाल के अंदर में ऐसे पूछता फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाई मैन, आदमी के द्वारा बारिश की देखी गई स्पीड। तो आपको VRM निकालना है। तो VRM तो बहुत ही आसान है, सीधा सीधा आएगा 20 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर। सॉल्व करके ही मैंने 20√2 डायरेक्टली लिख दिया था, क्योंकि मैं अब जानता हूं आप बच्चे होशियार हो चुके हैं, इंटेलिजेंट हो चुके हैं, तो इतना बेसिक्स कैलकुलेशन आप लोग कर सकते थे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो फटाफट से। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल इसी की तरह हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट चलता है। देखो वही सारे कॉन्सेप्ट है, ये सवाल देखो, ठीक है वही सवाल है, ये कोई नया नहीं करवा रहा हूं मैंने। ओके अब इसके बाद में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, विंड प्लेन प्रॉब्लम। अब देखो कैसे भी लिख लो, प्लेन विंड प्रॉब्लम लिख लो या विंड प्लेन प्रॉब्लम लिख लो, जैसा आप लिखना चाहें। प्लेन विंड प्रॉब्लम जनरली लिखा हुआ मिलता है तो लिख लेता हूं, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर ऐसा क्या, आप बोलते एक हो करता एक हो, तो लिख ही लेता हूं। नहीं तो कई लोग, सही बात है ये। प्लेन विंड प्रॉब्लम, हवाई जहाज और हवा वाले प्रॉब्लम। सोचिए अब मैंने वही काम करना है, यहां पर लिख दो रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो रिवर बोट प्रॉब्लम, अब हो क्या रहा है सवाल के अंदर में, बोट जो है वो आपकी प्लेन है और जो रिवर है वो आपकी विंड है। ध्यान सुनो, यहां पर क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस का वेलोसिटी ऑफ रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस का वेलोसिटी ऑफ रिवर। यस और नो? ना अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो यहां पर बोलोगे, देखो सोचो कॉमन सेंस से सोचो, किसके ऊपर आपका कंट्रोल है? आपका कंट्रोल है प्लेन के ऊपर। मतलब आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस का वेलोसिटी ऑफ विंड, या फिर आप बोल सकते हो कि भैया जी वेलोसिटी ऑफ प्लेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस का वेलोसिटी ऑफ विंड। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहां पे हो क्या रहा है, ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड है ये इक्विवेलेंट टू है रिवर। जैसे रिवर बहती है वैसे ये बहेगी।
वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का मतलब क्या है कि भैया इसमें इंजन स्पीड वगैरह, यहां पर इंजन स्पीड का डेटा रहेगा हमेशा। जैसे यहां पर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर में इंजन स्पीड का डेटा रहता था, बिल्कुल सेम टू सेम वही डेटा यहां पर रहने वाला है। क्लियर है? अब मैं आपको एक बहुत ही फेमस सा सवाल करवा देता हूं, इसके अंदर देखो दिमाग कुछ नहीं लगाने। एक बात बताओ, यही है ना यार सारा वेक्टर की कहानी? अरे यही कहानी है कि नहीं? बिल्कुल वही कहानी है, डेडिकेटली वही कहानी है, कोई नया कहानी वाला हिस्सा नहीं है। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो आपको इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा फेमस सा सवाल करवाता हूं। काफी फेमस है ये सवाल। किधर गया? लिखा ही नहीं है क्या? हाँ लिख दिया है, मुझे लगा मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या मालूम, राम जाने। सवाल देखो क्या है। अच्छा मेरे को एक बार सामने से हटना भी होता है, मैं भूल गया था। ओके चलो हट गया। कर लिया, स्क्रीन पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया। चलो क्वेश्चन क्या है, एयर इज ब्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट। देखो फिर से वही सवाल है, हवा बह रही है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ, कितने की रफ्तार से? 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अ प्लेन हुज इंजन स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है आपको? दिया है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। इंजन स्पीड का मतलब वही है। कंप्लीट्स अ स्क्वायर पाथ ऑफ साइड 10 किलोमीटर, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्क्वायर। सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसा हम लोगों को एक स्क्वायर है। अब ये सेम सवाल डेटा बदल दो बस। एयर की जगह नदी बह रही है, प्लेन की जगह बोट है, डेटा स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह हो सकता है वो ये भी ले ले, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल ले ले, सर्कल नहीं लेगा, इतना जरूर मान लीजिए। ओके हाँ, ये वाली साइड है 10, ये वाली साइड है 10, ये वाली साइड है 10, ये वाली साइड है 10। ठीक है, और ऐसे आपकी हवा यहां पर बह रही है। बोलो बह सकती है कि नहीं बह सकती है? ये आपकी कौन बह रही है? हवा बह रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड है। ठीक है, अब देखो मैं डेटा को थोड़ा सा याद कर लेता हूं। पहले ईस्ट में 3 है, इंजन 5 है और 10 है। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को ये डायग्राम फिर से बनाना है। कई लोग बोलेंगे सर डायग्राम बनाने में ही टाइम चला जाएगा ये तो। ओके कोई बात नहीं, हाँ ये लो भाई। ठीक है, ये क्या है? ये वो स्क्वायर है जिस पर आपको चलना है। मैंने नाम दिया, देखो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। ओके, तो देखो हवा बह रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में है कितनी? 3, बराबर है। अब यहां से यदि आपका प्लेन शुरू हुआ है, प्लेन है क्या हमारे पास? प्लेन तो है ही नहीं यार हमारे पास बनाने के लिए, मेरे को लगा प्लेन होगा कहीं तो भी यहां पे। अब प्लेन है नहीं तो हम ला नहीं सकते। ओके ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो हमारे प्लेन को हम लोग बनाते हैं। प्लेन मेरा बनेगा क्या? मस्त वाला, देखो एक, ठीक है, ये आपका प्लेन ठहरा। ओके, नाउ इस समय आपको इसी पाथ पर चलना है। मतलब यदि मैं यहां पर देखूं तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड शुड बी इन दिस डायरेक्शन, जो कि गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके बात समझ आ रही है? 5 इसी डायरेक्शन में है। यदि आपको स्क्वायर पे ही चलना है, आपको इसी स्क्वायर पर चलना है, तो भैया वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड को वेलोसिटी ऑफ विंड के डायरेक्शन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कॉमन सेंस से सोचिए, ये ऐसा नहीं हो गया शॉर्टेस्ट पाथ वाली कहानी, बराबर है? तो मैंने बोला जब यहां पर पहुंचेगा तो यहां तक पहुंचने के लिए इसने टाइम लगाया T1। कितना टाइम लगाया? T1। तो आप क्या लिखोगे? D अपॉन V रिलेटिव, बराबर है? अब D कितना है? 10 अपॉन V रिलेटिव। देखो प्लेन भी इसी डायरेक्शन में है और विंड इसको सपोर्ट कर रही है, मतलब ये डाउन स्ट्रीम का केस हो गया कि नदी के अंदर में डाउन स्ट्रीम चलते थे, वही केस हो गया। तो ये आएगा 5 प्लस का 3, मतलब आएगा 10/8, मतलब आप लिखोगे 5/4 आवर। ठीक है, 5/4 घंटे। अब क्या होगा? अब आप घूम घाम के इस पॉइंट पर पहुंच गए, कितने देर में? 5/4 घंटे में आप यहां पहुंच गए। यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर नहीं रे, विंड है ये इस डायरेक्शन में कितना है? 3 है। अब आप सोचिए कि आपके पास में ये इस डायरेक्शन में आ रही है। अब आपको पता है कि यार स्क्वायर इधर ही भी बनना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन शुड बी इन दिस डायरेक्शन ओनली। यहां पर भी कहानी वही है। कई लोग सोच रहे हैं सर यहां पर नहीं है, अरे भैया यही है कि मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन शुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस का वेलोसिटी ऑफ
विंड, अब दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 है तो वो सीधा सीधा ऐड हो गया ना v रिलेटिव के लिए। वैसे इस केस में क्या होगा कि यार आपको वेलोसिटी ऑफ प्लेन इस डायरेक्शन में चाहिए और वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में है, तो सोचो आप हवाई जहाज को किस डायरेक्शन में उड़ाओगे। यदि आप पायलट होते तो आप सोचिए इधर उड़ाते या इधर उड़ाते। हवा इधर बहा रही है उसको, मतलब आपको थोड़ा इधर चलना पड़ेगा और थोड़ा इधर चलना पड़ेगा, मतलब दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, यस और नो। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए और ये वाला एंगल आ गया थीटा। अब कई लोग बोल रहे हैं सर थीटा तो दिया ही नहीं है, अब हम कैसे करेंगे, हम तो फैल गए यहां पर। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, कुछ नहीं करना है आपको। जब कुछ करना ही नहीं तो फिर बता काहे रहे हो, है ना। कौन सा कलर रह गया, हरा, हरा रंग डाला, ओह, तो ये कितना आएगा, ये आएगा VPBW, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए और इस डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का साइन थीटा वाला कंपोनेंट आना चाहिए। मैंने बोला सर जी वो वाली बात तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब आप सोचिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का साइन थीटा वाला एक कंपोनेंट है। यदि प्लेन का रिजल्टेंट वीपी इस डायरेक्शन में चाहिए, मतलब सवाल के अंदर में कहानी सिंपल है कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन की जो डायरेक्शन आ रही है वो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के बराबर होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ प्लेन क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट दोनों सेम होनी चाहिए, बराबर है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया इन दोनों ने आपस में कैंसिल करोगे तभी ये सिचुएशन बनेगी कि नहीं बनेगी। सोचिए ये वाला इस वाले को कैंसिल मारेगा तभी आपका ये वाला बनेगा क्या, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो आप लिखोगे VPBW साइन थीटा बराबर VW, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। VPBW कितना दिया था, 5 इंटू साइन थीटा बराबर 3, तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास में 3/5, थीटा कितना आएगा 37 डिग्री। बात समझ में आ रही है, तो 37 डिग्री उठा के यहां पर पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा फटाफट से देखिए, आपको मिलेगा यहां से VP की वैल्यू और VP मिलेगा VPW मतलब 5 इंटू कॉस 37, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितनी निकल के आ गई यहां पर 4। तो एक बात बताइए यदि मैं यहां पर समय ले लूं T2, यहां पर समय ले लूं T2 तो T2 बराबर कितना आएगा 10/4, बोलो सही है क्या, 10/4 आवर। क्यों 10/4 आवर, क्योंकि 10 किलोमीटर है और 4 घंटे, सॉरी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 4 किलोमीटर पर आवर का उसका स्पीड निकल के आ गई। क्लियर हुआ। कई लोग बोलेंगे सर इतना स्लो हवाई जहाज उड़ रहा है क्या, यार हमने उड़ा दिया अब क्या करें, मीटर पर सेकंड लेना था मेरे को डेटा, हालांकि मीटर पर सेकंड भी बहुत कम है, हवाई जहाज को उड़ने के लिए कुछ 32 मीटर पर सेकंड का स्पीड अचीव करना पड़ता है। क्या बोलते हैं इसको, ऊपर जाता है तो टेक ऑफ है ना, लैंडिंग और टेक ऑफ, हाँ तो टेक ऑफ करने के लिए 32 मीटर पर सेकंड का स्पीड मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद में ही प्लेन क्या कर पाता है, टेक ऑफ कर पाता है। वो छोड़ो, अभी हमके तो सवाल से मतलब है। ओके चलो, अब क्या हो गया, कहानी ये हो गई, अब आप यहां पर पहुंच जाओगे, बराबर है। यहां पर देखने पर वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में कितना है 3, बराबर है, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इस डायरेक्शन में है। तो आप बताइए वेलोसिटी ऑफ आपकी तो प्लेन इस डायरेक्शन में यदि आप लाना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इस डायरेक्शन में आए, तो आप क्या लिखोगे, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन आएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस का वेलोसिटी ऑफ विंड, तो 5 इधर 3 इधर मतलब आएगा कितना, 5 माइनस का 3 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इसमें जो लगने वाला टाइम होगा वो कितना आएगा, तो आप लिखोगे इस टाइम को मान लीजिए T3, इस टाइम को क्या मान लीजिए T3, और जब T3 मानोगे तो T3 आएगा कितना, डिस्टेंस है 10 और ये कितना आ रहा है 5 में 3 के 2, मतलब ये आ रहा है 5 आवर, 5 घंटे, ठीक है। अब आप कहां पे पहुंच गए बोलो, घूमते घामते कॉर्नर पे आ गए। जब कॉर्नर पे आए तो भैया ये रहा वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में, बराबर है। अब आप देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए और हवा उसको उधर बहा रही है, इसका ये मतलब नहीं है क्या कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, यस और नो। तो सोचिए ये वाला और वो वाला सेम है क्या, मतलब देखो हवा इधर चल रही थी और आपको इधर में जाना था वेलोसिटी ऑफ प्लेन को लेकर के,
तो यहां पर भी तो वही हो रहा था, हवा उसको उधर बहा रही है, मतलब बिल्कुल सेम उतना ही आएगा। क्या उतना ही आएगा कि यहां पे जो थीटा बना है उसी हिसाब से, बिल्कुल उसी हिसाब से आएगा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूं, मैं इसको T4 मान लेता हूं सीधा वाला, और T4 की वैल्यू वही आएगी जो इक्वल्स टू T2 है, दैट इज 10/4 बराबर हो गया। अब एक सवाल के अंदर में बेसिकली छुपे हुए थे 4 सवाल। इतना बड़ा सवाल वैसे आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसा मुझे लगता है, बट भूले भटके यदि पूछ पाछ लिया तो कर लोगे, है ना। बेसिकली मैंने क्या किया, 1 2 3 और 4 सवाल करवा दिए। अब कोई जरूरी नहीं है, अब इसमें हो सकता है वो यहां से यहां तक का भी समय पूछ ले आपसे, यहां से पूरे चक्कर का समय पूछ ले। मैंने ये करवाया स्क्वायर, वो रेक्टेंगल बना ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई, डरना नहीं है। बोलो टोटल टाइम क्या आएगा, तो टोटल टाइम आएगा T बराबर T1 प्लस का T2 प्लस का T3 प्लस का T4, दो चारों को ऐड करो। पहला आया था 10/4, है ना, गलत लिखा है शायद, 10/5/4 आया था, मेरे को लगा ही था गलती लिखी है करके। ये आ गया 5/4 प्लस का 10/4 प्लस का 10/2 था ना, 5 घंटे जो आया था, और लास्ट वाला फिर से 10/4। एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये आएगा 5 प्लस का 10 प्लस का 2 2 20 प्लस का 10 10 20 30 40 45/4, मतलब आएगा कितना, 10 1/4 आवर। कई लोगों तो ये समझ में नहीं आएगा कैसे लिखा, 10 1/4 कैसे लिखते हैं भैया, 4 गलत है ना, ये भी गलत ही लिखा मैंने, ओ सॉरी बेटा, मिटाना था इसको। 4 एकम 4 11 बराबर है, और 11.25 है, इसे आवर में इसे लिखा जा सकता है 11 × 1/4 आवर, ठीक है। 11 चौक 44 और 1 45, 45/4 आवर। यहां तक बोलो समझ में आया क्या। कई लोग बोलोगे सर इतना डिफिकल्ट सवाल क्या हम लोगों को पूछेंगे। भैया देखो, पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेरी उम्मीद पूरी है कि भैया इतना लेवल का सवाल नहीं पूछेगा। ऑल दी क्वेश्चंस आर ऑफ बिट हायर लेवल, यू कैन से लाइक दिस ओनली, ठीक है। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक। इसमें भी देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट यदि आपने पकड़ लिया तो आपके सारे सवाल बनने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट है आपका नया जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। द लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। अब ये रिलेटिव प्रोजेक्टाइल क्या आफत है भाई। देखो एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को आपको देखना है। देखो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है, मान के चलो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से पॉइंट A से u1 वेलोसिटी से एट एन एंगल अल्फा पे एक पार्टिकल को थ्रो किया, और यहां से u2 पर एट एन एंगल बीटा पर दूसरे पार्टिकल को थ्रो किया। और यहां पर सवाल बनता है कि भैया आपको यह है कि दोनों को कराना है हिट, दोनों को क्या कराना है, हिट, दोनों को क्या कराना है, हिट। वो समय बताओ, सवाल सुन लो, सीधा 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 सवाल होता है, वो समय बताइए जब दोनों पत्थर टकराएंगे। ऐसा मान के चलिए ये पत्थर मार होली खिल रही है ना, पत्थर मार होली होती है ना कहीं, तो भी नाम सुना सुना सा लग रहा है मेरे को। तो ये सामने आप, ये ए, ये है भाई साहब बी, दोनों के बीच में दुश्मनी, दोनों डी दूरी पर खड़े हुए हैं, और ये वो कहानी है जो देखा होगा ना। तो तीर से तीर टकराना है, यहां पर तीर से तीर टकराने के लिए देखो वो ऐसी प्रोजेक्टाइल कराते थे, वो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो। अरे वो क्या बोलते हैं अभी बीच में, क्या बोलते हैं, आपने ये रामायण महाभारत के बारे में सुना होगा ना, तो उसमें क्या होता है, इधर से एक तीर चलाया जाता है, उधर से भी तीर चलाया जाता है। कभी वो सामने सामने तीर मारते थे क्या, सामने नहीं मारते, ऐसे ऊपर करके मारते थे वो, है ना। और जब ये उधर से ऊपर इधर से ऊपर, सोचो उनकी मैथ्स कितनी फास्ट होगी, मैथ्स छोड़ो फिजिक्स कितनी फास्ट होगी। पहले तो फिजिक्स सोचो कि उनको मालूम था कि वहां से आने वाला तीर आ रहा है, तो मेरे को कितने एंगल पे कितने वेलोसिटी पे तीर को छोड़ना है ताकि उस तीर के नोक पे नोक जाके टकराए, है ना। डिस्टेंस भी मालूम हुआ करती होगी उनको, मतलब सोचो आंखों में पूरी कैलकुलेशन कर डाली और तीर भी छोड़ दिया। जब तक तो समय भी और है, क्योंकि पहले उसने छोड़ा उसके बाद आप छोड़ रहे हो, तो सोचो आंखों में ही आपने स्पीड भी कैलकुलेट कर ली कितना ये है। यदि थोड़ा भी कैलकुलेशन मिस हुआ तो तीर मिस करके ही जाने वाला है, यस और नो। और तीर मिस करके गया तो अपने को लगने वाला है। लेकिन वहां पे टीवी में तो हमको कभी दिखाया नहीं कि तीर मिस हुआ करके। टीवी में तो हमने बचपन में ये देखा था, दोनों तीर आके पट
पॉइंट टू पॉइंट लग रहे थे, है ना? बात तो सही है। ये कॉन्सेप्ट का सवाल आएगा, ठीक है? तो अब इस सवालों के अंदर में क्या कॉन्सेप्ट है, बस इतना समझ लीजिए। कंडीशन ये है कि यदि दोनों को हिट करना है, यदि दोनों को क्या करना है, हिट कराना है, हिट कराना है, तो ये सिंपल सी बात है, ये प्रोजेक्टाइल आएगा, ये भी प्रोजेक्टाइल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मैंने मान के चलो ऐसा मान लिया, ठीक है? कैसे? एक का प्रोजेक्टाइल गुलाबी ले लेते हैं, लो भाई ये इसका प्रोजेक्टाइल कहीं तो भी जाके मान के, तो पता नहीं कहां जाके गिरने वाला है, और इसका प्रोजेक्टाइल हरा ले लेते हैं, ये कहीं यहां पे जाके गिरने वाला, दोनों कहीं यहां पे टकरा रहे हैं, बराबर है? दोनों कहीं यहां पर टकरा रहे हैं। अब जब ये टकरा रहे हैं, ठीक है, तो ये कहानी ये है कि यदि आप एक पे बैठ के दूसरे को देखोगे तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्टाइल के अंदर में रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि एक पे बैठ के दूसरे को देखते हो तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है, बट वो स्ट्रेट लाइन सीधी होगी, टेढ़ी होगी, वो डिपेंड करेगा, बराबर है? वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा आप कहां से प्रोजेक्टाइल कैसे ले रहे हो। नहीं तो पता लगा सर आपने तो बोला था सीधी लाइन है, हमने तो सीधी खींची। अबे देख, एक यहां पे खड़ा होके और एक यहां पे खड़ा होके प्रोजेक्टाइल करवा रहे, एक ने यहां पे फेंका, एक ने यहां पे बोला, दोनों प्रोजेक्टाइल हैं, तो इनके बीच के लिए यदि मैं बात करता हूं ना, तो इनके लिए ये लाइन आएगी टेढ़ी, इंक्लाइंड। लेकिन दोनों सेम लेवल पे तो सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि यहां पे बैठ के यदि मैं देख रहा हूं तो बस यदि सोचो मैं एकदम सीधा फेंक पाता तो सीधा जाके उससे टकराता था ना, मतलब मेरे पत्थर को ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, मतलब मेरे पत्थर को ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। अब इधर से बैठ के सोचो, अब मेरे को इसको मारना है तो मैं सीधा ही फेंकू ना यार, क्यों ऊपर फेंक रहा हूं? लेकिन नहीं, सवाल में बोल दिया ऊपर फेंकना है। मतलब यह है कि रिलेटिवली यदि मैं सोचूं तो ऊपर वाला भाग कैंसिल हो जाना चाहिए, उनका ऊपर नहीं जाना चाहिए, सीधे आके टकराने चाहिए, यही कहानी होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह हो जाता है बच्चों क्या कि हम बोलेंगे इसका ये कंपोनेंट है u1 साइन अल्फा, ये कंपोनेंट है u1 कॉस अल्फा, ये क्या है u2 साइन बीटा, ये क्या है u2 कॉस बीटा, है ना? सो कंडीशन यहां पर बनेगी टू हिट, हिट गलत लिख दिया ना, फॉर हिटिंग, हिट करने के लिए u1 साइन अल्फा बराबर u2 साइन बीटा। यदि हिट कराना है तो ऐसा होना चाहिए। देखो ये कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, डेरिवेशन काम का नहीं है, अपने को है ही नहीं। एनसीईआरटी को खोल के देख लो, है ही नहीं कुछ, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। आज के लेक्चर में जो कुछ पढ़ाया वो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, बट सवाल बन सकता है, और सवाल बना तो प्राण पखेरु नहीं उड़ने चाहिए, सीधा सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। इट इज द ओनली कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब यहां पे सोचो कितनी चीजें हैं, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? अब वेरिएबल ढूंढो। तुम गुस्सा दिला रहे हो मेरे को। एक u1, ये क्या लिख दिया मैंने, u1 u2 अल्फा बीटा और d बराबर है 5 वेरिएबल्स हैं, ठीक है? सर ये तो 4 में ही काम हो रहा है, एक और है ना, एक और काम की चीज है ना, मैं बता रहा हूं, रुक दो सही। टाइम व्हेन दे हिट, टाइम व्हेन दे हिट, कौन सा टाइम है? टाइम क्या आएगा? t बराबर आएगा d अपॉन v रिलेटिव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? t बराबर d अपॉन v रिलेटिव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो भैया v रिलेटिव इन, मैंने एक ही साइड में, अरे बाप रे क्या ब्रैकेट बनाया मैंने, क्या इंटेलिजेंट आदमी हो गया हूं मैं आजकल हो। तो ये आएगा d अपॉन u1 कॉस अल्फा माइनस, और माइनस का u2 कॉस बीटा। देखो रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन है, तो लास्ट में आप चाहिए तो इसे ऐसे याद रख सकते हो, d अपॉन, हो सॉरी क्या है ना, मैं भावनाओं में बह जाता हूं। सर बहना है तो नदी में कूदो, नदी बहाएगी आपको, भावनाओं में कहां भावना के पीछे पड़े हो। ओके, ये पॉइंट समझ में आया? हिट करना है u1 साइन अल्फा इक्वल टू u2 साइन बीटा, ठीक है? कब टकराएंगे? d अपॉन v रिलेटिव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज d अपॉन u1 cos अल्फा प्लस का u2 cos बीटा। हम लोग क्या करते हैं, अब खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो हम लोग एक सवाल कर लेते। कौन बोला वे खाली बैठे हो? कौन, किसने बोला खाली बैठे? कोई खाली नहीं बैठा है, सवाल चल रहे हैं यहां पे। देखो हमने क्या बोला, आहा
आसान वाला डेटा लेते हैं। मैंने यहां पर एक स्टोन 37 डिग्री पे फेंका है, यहां पर 53 डिग्री पर एक स्टोन को क्या किया गया है, फेंका गया है। अब मैंने माना कि यहां से 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है और ये दूरी है 100। ठीक है, याद करो, ये है चिंकी मिंकी, याद आ गई आपको चिंकी मिंकी। देखो मिंकी ने क्या किया, 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 53 डिग्री के एंगल पर एक बाण चलाया है, तीर चलाया है, एरो चलाया है। चिंकी उससे 100 मीटर की दूरी पर खड़ी है। ऐसे वर्ड में प्रॉब्लम बनेगा। अब मैंने चिंकी मिंकी लिया, उसकी जगह कोई नाम आएंगे, राम श्याम सीता गीता राधे मोहन। ओके, चिंकी ने 37 डिग्री के एंगल पे तीर चलाना है, उसके हाथ बांध दिए गए, 37 डिग्री पर ही तीर चला सकती है। तो बताओ चिंकी के तीर की स्पीड कितनी आएगी, सवाल है ये। कई लोग तो बस हंसे ही जा रहे हैं, ही मैं भी हंसा, मजा आया। ओहो, कैसे करना है बोलो, कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल सी बात है, इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या कर दो, कैंसिल कर दो। बोलो कितना आएगा, यहां से देखो, यहां से आएगा u sin 37 बराबर, यहां से आएगा 50 sin 53, है ना, सही लिख रहा हूं ना। ओके, तो u इंटू साइन 37 कितना होता है, 3/5 बराबर 50 इंटू साइन 53 कितना होता है, 53 होता है, साइन 53 4/5। ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा डेटा बन गया। नहीं बना, अच्छा कट ही नहीं रहा है। ओके, कोई बात नहीं यार, छोड़ो, अब इतना तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 5 का 20, 200 डिवाइडेड बाई 3, 200/3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकेगी चिंकी, तब जाके उसकी मिंकी की उससे तीर टकराएगा। अच्छा एक बात पूछूं मैं, यहां पे पूछ लूं और आपसे, कितनी देर बाद टकराएगा, टाइम बता दोगे? अरे टाइम बता दोगे कि नहीं बता दोगे? d/v रिलेटिव, बोलो टाइम, डिस्टेंस है 100, v रिलेटिव मतलब देखो क्या, कुल मिला के दोनों को ऐड करना है, तो ये कितना आएगा 200 cos 37, ये बाई 3 भी है। अरे भैया ये 200/3 आ रहा है ना आपका, ये u बराबर कितना आ चुका है, 200/3 आ चुका है कि नहीं आ चुका है? यदि ये आ चुका है तो बताओ क्यों परेशान, हैरान परेशान घूम रहे हो। ये आएगा 200/3 cos 37 और ये वाला आएगा 200/3 sin 37, यस और नो? यस। तो बस इसमें ऐड होगा, कितना ऐड होगा, इसके वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला, जो कि है कितना 50 cos 53, है ना। तो ये आएगा 50 cos 53। सो जरा फटाफट से अपने हथियारों को निकालो और सॉल्व करके दिखाओ, आंसर कितना आ रहा है। 200/3, एक तो यार ये मैंने उलझा दिया ना, 200/3 आ रहा है। ये थोड़ा अच्छा आ जाता तो अच्छा रहता। cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है, जहां तक मुझे याद है। 50 इंटू cos 53 3/5 होता है। टाइम गंदा ही आ रहा है, कुछ भी कर लो, अब क्या, अब कर भी नहीं कुछ सकते। एलसीएम आएगा 15, मतलब इसको ऊपर भेज दो 15 को, तो आएगा 2 दूना 4, मतलब आएगा 800 प्लस का कैलकुलेशन। अच्छा मैं करके दिखाऊंगा, अरे सॉरी यार मैं भूल गया कि मेरे को कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, t बराबर, देखो ये ऊपर की हेडलाइन, ये आ गया 100, नीचे मैंने लिया एलसीएम, 5 दिया 15 आएगा एलसीएम, दिख रहा है ना, 5 दिया 15 आएगा एलसीएम, तो 3 पंजे 15, 1, तो 200 चौका 800, ठीक है, प्लस 5 एकम 5 दिया 15, तो यहां पे आएगा 3, 3 3 9, 9 5 9 पंजे 45, कितना भी बोल लो इंग्लिश, लास्ट में करना मैंने हिंदी में ही है। ओके, तो t बराबर 100 डिवाइड बाई 800 प्लस 450 डिवाइड बाई 15, तो यहां से आपका जो समय आ रहा है वो आ रहा है 1500 डिवाइडेड बाई 8 4 1250, 0 0 कैंसल, 5 से कट सकता है, 5 25 100 नहीं 25 से कट रहा है, तो आंसर आ रहा है भैया 6/5 सेकेंड। क्या आंसर आ रहा है, 6/5 सेकेंड। अब इसके अंदर और क्या पूछ सकता है, और कितना डराएगा आपको। एक बात देखो, पहले तो ये डेटा सही आया है क्या मेरा, नहीं तो पता लगा ये डेटा ही गलत निकाला हो। हालांकि गलती होने की संभावना बहुत ही कम लग रही है मेरे को, लेकिन फिर भी यदि भूले भटके बाई चांस हो जाए तो 6/5। और क्या पूछ सकता है, और पूछेगा ये इसके अंदर में कहां टकराए, बोलो कहां टकराए, कैसे निकालोगे। अरे टाइम मालूम है ना आपको, 6/5,
बराबर है 6/5। तो कहां टकराए, कौन सी पोजीशन पर टकराए, तो देखो ये आपको मालूम है, इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से चिंकी से कितनी दूर तीर टकराया, टाइम मालूम है, मिंकी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट लगा हुआ है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कई लोगों के तो बाल खड़े हो चुके होंगे ऐसे, बिल्कुल जैसे स्विच में हाथ डाल दिया हो, है ना। सवाल को पकड़ो, सवाल में मैंने बोला, देखो मैं फिर से बोलता हूं, मैंने बोला एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम चिंकी एरो हिट, एरो ने किया हिट, बोलो। अरे सिंपल सी बात है, देखो ये वाला और ये वाला यहां पर मालूम है, ये वाला और ये वाला यहां पर आपको मालूम है, ठीक है। ये वाला आ रहा था 200/3 sin 37 और ये वाला आ रहा था 200/3 cos 37, ये वाला आ रहा था 50 cos 53 और ये आ रहा था 50 sin 53, बराबर है। अब जरा यहां पर देखिए फटाफट से, टाइम कितना आ रहा है 6/5 है ना, 6/5 था कि 5/6 था, 6/5 था। तो बताओ डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस बराबर आएगा कितना, v रिलेटिव इनटू टाइम। गलत है, v रिलेटिव का क्या संबंध है, अभी आपको तो सिर्फ यही इसकी निकालनी है ना, तो आप बोलोगे डिस्टेंस आ गई यहां से कितनी 50 cos 53 इंटू टाइम, तो भैया 50 इंटू cos 53 कितना होता था 3/5 इंटू टाइम आ रहा है 6/5, 25 25 से काटोगे 2 बार कटेगा, 3 6 18 दूना 36, मतलब तीर जो है वो यहां से 36 मीटर, इसका मतलब यहां से कितना होगा 64 मीटर की दूरी पर तीर टकराएगा। लो और क्या पूछेगा, और ऐसे पूछ सकता है कि सवाल के अंदर सवाल, इफ चिंकी इज एट ओरिजिन, चिंकी इज एट ओरिजिन, चिंकी यदि मूल बिंदु पर है, द फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेस वेयर एरो हिट्स, जहां पर एरो ने क्या किया, हिटिंग करी है। तो एक बात बताओ, देखो ये वाला 64 मिल गया, आप देखो तीर कहीं तो भी ऊपर ही टकराएगा वास्तविकता में, बराबर है। अब एक बात बताओ, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालेंगे सर, ये तो हमें आता ही नहीं है। अरे क्यों पागल हुए जा रहे हो, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस का gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, ये किस दिन काम आएगा सर, आपको कहां से पता लग गया ये काम आएगा। अरे भाई ये आपका x है, ये x मालूम है, थीटा जिस एंगल पे आपने फेंका था, कितने पे फेंका था, यहां पे कितना आ रहा था 37 डिग्री, तो ये थीटा मिल गया, x फिर से मालूम है, u आपको मालूम है 200/3 निकाला हुआ है, अरे सब तो मालूम है, y निकल जाएगा ना, कोऑर्डिनेट भी निकल जाएंगे, अब क्या बच्चे की जान लोगे। सॉरी फॉर सच अ डायलॉग, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए था पढ़ाते पढ़ाते, बट हो जाता है, मेरे को भी कंट्रोल नहीं होता, क्या करे कभी कभी। हाँ तो मैं बोल रहा था एक सवाल के अंदर कितने सवाल बनवा दिए सोचो, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं भैया इसके अंदर में। दिस इज द वैरायटी, ओनली वैरायटी। आइडेंटिफाई करो आपका मेन कॉन्सेप्ट, जो आपको याद क्या होना चाहिए पहले से, आपको पहले से याद होना चाहिए ये वाला चीज, कौन सा, वर्टिकल वर्टिकल उड़ा देने हैं और ये वाला ऐसा, ठीक है, और टाइम निकालने का। अब ऐसे ही हम लोग एक सवाल और कराता हूं मैं आप लोगों को, जिससे क्या है कि अब देखो वो जो कॉन्सेप्ट है वो कब लगेगा, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं, सॉरी यार उसे क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस हो। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है सवालों के अंदर, जैसे गांव में लड़ाई होती है मालूम है, एक का घर है ये छोटा सा, इसके घर की ऊंचाई है 10 मीटर, ठीक है, और यहां पर एक दूसरे भाई की बिल्डिंग है पूरी, और ये बिल्डिंग है 30 मीटर ऊंची। ओहो, सोचो, ध्यान से सोचो। अब मैंने इसके अंदर में क्या बोल दिया, मान के चलो यहां से इसने 10 मीटर पर सेकंड पर इसने क्या किया, एक पत्थर को फेंका सीधा, यहां पर छत पे ये भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने फेंका इस डायरेक्शन में 10√2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे, ठीक है।
अब देखो जाहिर सी बात है मैं tan√2 लिख रहा हूं, मतलब एंगल 45 डिग्री का लेने वाला हूं। अरे तेरी कहां भागे जा रहा है, ये लास्ट सवाल चल रहा है, ये और कुछ नहीं है। ये आपने मान के चलो 45 डिग्री पे ऐसे फेंका और सवाल में बोला गया है कि भैया ये दोनों टकरा रहे हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं, इसने जो पत्थर फेंका और उसने जो पत्थर फेंका वो टकरा रहे हैं। तो बताओ दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी है। सवाल है अच्छा, ऐसे सवाल मिलेंगे आपको बहुत देखने में। अब देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ डेटा दे दिया, कुछ पूछ लिया है। अब उसमें जब आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा तो हो सकता है डी दे दे और वो इसमें से कोई एक गायब कर दे। डेटा जितना दिया है उसमें से ही कुछ तो भी सवाल बनेगा। तो सवाल में क्लियर है। तो अब देखो एक बात बता दूं, यदि इसको हिट करना है, किसको हिट करना है, इनको यदि हिट करवाना है तो सिंपल सी बात है कि भैया ये एक पे बैठ के दूसरे को देखोगे तो ये सीधा रेस्ट पे दिखना चाहिए, बराबर। यदि वो रेस्ट पे हो गया मतलब ये सीधा जाके उसको हिट करना चाहिए। और यदि ये हिट करना चाहिए तो बताओ कहानी में क्या चीजें निकलती हुई नजर आपको आएंगी। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला कि यदि सवाल पहले सवाल सुनिए, सवाल बोला इफ दे आर कोलाइडिंग in air then what is the distance between them, what is the distance between them, बराबर है। अब इसका मतलब क्या है, देखो पहले सवाल में क्या हो रहा था, जो पिछला सवाल था और इस सवाल में देखिए, यदि मैं ध्यान से यहां पर बात करूं ना तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना चीजों को। कई लोग बोले सर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या सर जी ध्यान से देखें, ये आ रहा है tan√2 cos 45 और ये वाला कंपोनेंट आ रहा है tan√2 sin 45, बराबर है। तो हमेशा ये मत ध्यान रखना कि वर्टिकल के वर्टिकल को ही कैंसिल करना है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में वो वर्टिकल केस कैंसिल होते हैं। यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ऐसा है कि भैया देखो यदि मैं इस पर बैठ के देख रहा हूं, मैं यहां पर ऐसे बैठ के देख रहा हूं तो वो पत्थर आके मुझे सीधा लगना चाहिए, ये बात तो तय है। अब ये चला है 45 डिग्री पर, मैंने बोला ये वाली बात भी मुझे कुछ हद तक समझ में आती है। अच्छा यदि ये वाली बात ऐसे है यहां पर, तो कहानी ये है कि उस पत्थर को कितना चलना पड़ेगा। सोचिए, इस पत्थर के इस वाले कंपोनेंट को इतना ऊपर चलना पड़ेगा। कितना ऊपर, इतना ऊपर। कितना ऊपर मतलब 20 मीटर ऊपर चल के पहुंचना पड़ेगा। तो बस यही कहानी हो गई। अब ये 20 मीटर ऊपर चलेगा, कौन सा कंपोनेंट चलेगा, तो tan√2 sin 45 मतलब tan√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। मतलब देखो ये जो पत्थर tan√2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है, उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है जो 10 मीटर प्रति सेकंड का है, और एक ऊपर की साइड में आ रहा है जो कि वो भी 10 मीटर प्रति सेकंड का। डेटा में चाहे तो बदल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक ज्यादा एक्स्ट्रा वाली बुद्धि ये मत लगा देना, पता है कौन सी वाली मैं बताता हूं। देखो यहां पे एक बुद्धि लगाई जाती है बच्चों के द्वारा, पता है क्या, पहले वो बुद्धि बता दूं कि सवाल सॉल्व करूं, पहले बुद्धि बता देता हूं जिससे आपको पता लगे गलती कहां हो रही है। कई लोग पता है क्या सोचेंगे, सर जी काहे दिमाग लगा रहे हो, ये 45 डिग्री दिया है, ये हमें पता लग गया है 20 है, तो सर जी यदि ये 45 है, ये बिल्डिंग तो सीधी खड़ी होती है, बिल्डिंग कभी टेढ़ी खड़ी नहीं होती, मतलब ये 90 है, मतलब सर जी इसको आंख बंद करके 45 मान दीजिए, तो ये 20 है, तो ये भी 20 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 20 ही दिया रहेगा, वो गलत है। ये देखो ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या बोला, 45 डिग्री पे फेंक रहा है वो बात सही है, लेकिन यदि आप एक पे बैठ के देखोगे दूसरे को तो वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन वो जो एंगल है वो 45 नहीं आने वाला है, बराबर है। तो उसमें हम लोग निकालेंगे टाइम, तो वो जो टाइम निकल के आएगा वो क्या है कि भैया देखो इस पत्थर के इस वाले कंपोनेंट को कितना ऊपर जाना है उसको हिट करने के लिए, 20 मीटर। तो 20 मीटर जाना है, कितने की स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर से, तो 2 सेकेंड। मतलब इतना आपको पता लग गया कि 2 सेकेंड के बाद में वो पत्थर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हिट कर रहे हैं। पत्थर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो अब बताओ ये जो डिस्टेंस निकाली जाती है, ये डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, तो भैया ये डिस्टेंस निकाली जाती है टाइम इंटू वी रिलेटिव। तो भैया सीधी सी बात है, टाइम तो है 2 सेकेंड का और वी रिलेटिव कितना है, तो ये निकाल लो, ये है 10 का इधर में, और ये कितना है, ये भी है 10 का इधर में, तो 2 इंटू 10 माइनस ऑफ -10, तो आंसर आ गया 40 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 मीटर की डिस्टेंस हो रही है।
अब इसके बाद में वो पूरी कहानी वही है कि कहां टकराएंगे, कितनी दूर टकराएंगे, क्या होगा। तो भैया देखो ये केस ऐसा हो रहा है कि 2 सेकंड में टकरा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, मतलब बीचों बीच टकराएंगे। अब यदि मैं कुछ डेटा अलग अलग सा ले लूं तो वो अलग अलग जगह पर टकराएंगे, ठीक है। तो ये मत रट लेना, सीधा सीधा लगा दी, तो 1045 बराबर दिस करके निकाल दिया आंसर 20 मीटर, गलत हो जाएगा, इसलिए सवाल दिया भी गया है। क्लियर है। तो भैया ये भी रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल का ही केस है जो मोर डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है। सवालों के अंदर में पैटर्न को पहचान लीजिए, इसमें से कोई चीज गायब कर देगा, कोई भी चीज करेगा। सवाल में आपको हमेशा क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा ये निकाल लीजिए। बात समझ में आ रही है, बस आपका काम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है यदि मैं सवाल को और डिफिकल्ट बनाना चाहूं तो एक प्रॉब्लम और करते हैं, जरा यहां पर हम लोग देखते हैं। देखो प्रॉब्लम कैसा है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। वैसे देखा जाए एक बार यदि आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सवाल आसान है, लेकिन यदि इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है, तरीका मालूम नहीं है, तो फिर ये देखने में बहुत बहुत ज्यादा डरावना लगता है। देखो अब इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इस क्वेश्चन को पूछने के तरीके दो हो सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी बुक्स के अंदर में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सवाल यदि मैं लिखना चाहूं तो सवाल क्या बनेगा जरा देखते हैं हम लोग। सवाल कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, डायग्राम बनाऊं कि सीधा क्वेश्चन लिखूं। एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख देता हूं पहले थियोरेटिकल। थ्री particles are situated at the corners of या vertices of an इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है हिंदी मीडियम, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, ठीक है। दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर with speed v. Find the time when they meet. जब वो आपस में मिलेंगे तो वो समय आपको बताना है, ठीक है। सवाल समझ में आया क्या? सवाल में क्या है? डायग्राम है एक। कैसा डायग्राम है जरा देखो, डायग्राम बताता हूं। देखो सॉल्यूशन देखने के बाद में आपको हंसने को आएगा, इतू सा सॉल्यूशन है इसका, लेकिन क्वेश्चन बहुत डरावना लगता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को डरावना है तो कई लोगों ने डरना चालू कर दिया होगा। डरना मना है कि डरना जरूरी है? क्या बोलते हो? ए बी सी एक ट्राइंगल, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखना। ये वाला जो ए है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी वाला जो है ये इसकी तरफ जा रहा है, और सी वाला जो है वो इसकी तरफ जा रहा है। अच्छा, इसकी जो ट्राइंगल की साइड लेंथ है वो तो आपके पास में ए दे रखी है, जो मैंने यहां पर बोल दी है पहले से ही। अब जरा सोचिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहां पर एक खास बात आपको जो नजर आ रही होगी वो ये है कि ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है, और ये वाला एंगल भी 60 है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सवाल को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ये t बराबर 0 पर ये वाली सिचुएशन यहां पर निकल के आ रही है, लेकिन होगा क्या वास्तविकता में यदि देखा जाए तो थोड़ी देर के बाद में देखो कंटिन्यूस सवाल की लैंग्वेज कह रही है कि भैया इसका मुंह इसकी तरफ, इसका मुंह इसकी तरफ, इसका मुंह इसकी तरफ, मतलब ये एक दूसरे की ओर कंटिन्यूसली चलना चालू कर देते हैं। देखो क्या लिखा है, थ्री पार्टिकल्स दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक बंदा एक बार में दो की तरफ तो जा ही नहीं सकता, जा सकता है। कॉमन सेंस से सोचो, यदि आपको बोला जाए ऐसे आप तीन ट्राइंगल पे खड़े हो गए तो दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब यही है, कॉमन सेंस भी लगाना है, बराबर है। कॉमन सेंस क्या लगाना है कि भैया एक बंदा, मान चलिए बी है, तो दोनों की तरफ एक साथ कैसे चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, बराबर है। तो हो ये रहा है कि ए ने बी की तरफ मुंह करके रखा है, बी ने सी की तरफ, सी ने ए की तरफ। तो सोचो थोड़ी देर के बाद में सी कहीं यहां पे होगा, बोलो सी कहीं यहां पर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो थोड़ी देर के बाद में ए कहीं यहां पर होगा और बी वाला कहीं यहां पर होगा, मतलब। लेकिन यदि बी का मुंह सी की तरफ है, मतलब इस इंस्टेंट पर यदि मैं बात करूं, अरे तेरी थोड़ा आगे चला गया,
तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से होगी क्या। अब मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बन रही है, थोड़ा समझदारी से काम कीजिए। तो ये वाली इधर होगी और ये वाली जो है वो इधर होगी, बराबर है। ये बात समझ में आई, ये ट्राइंगल सा बन रहा है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद में और थोड़ी देर के बाद मेरी बात करोगे तो देखो ये वाला कहीं यहां पर आएगा। सोचिए, ये वाला कहीं थोड़ा सा और सरकेगा तो अब इस लाइन पे सरकने लग गया, क्योंकि ये इधर सरक चुका है तो अब इसका मुंह इसको इधर करना पड़ेगा। ये वाला थोड़ा सा इधर में आएगा तो ये वाला भी इस लाइन पे कहीं थोड़ा सा यहां पर आएगा। तो अब यदि मैं यहां पर देखूं तो क्या हो रहा होगा कि देखो ये वाले ने फिर से मेरी लाइन थोड़ी, देखो क्या होता है ना, तो डायग्राम में और तेरी जो पहला था वो भी चला गया अभी तो। ओके, तो ये यहां पर, अबे यार क्या हो रहा है, ये इसी में ही टाइम निकल जाएगा क्या मेरा। यार थोड़ा सा समझदारी भरा निर्णय लेते हैं। हाँ, अब हो गया। अब देखो क्या होगा, अब थोड़ी देर के बाद में ये जब इस पोजीशन पर है तो इस पोजीशन से क्या होगा, यहां पर मैंने पिंक कलर लगाया हुआ है तो देखो ये वाला थोड़ा सरक के यहां पे, ये वाला थोड़ा सरक के यहां पे और ये वाला थोड़ा सरक के इस जगह पे आ चुका है। तो अब यहां से क्या होगा कि भैया ये इसको फॉलो करेगा, तो ये जब इसको फॉलो करेगा तो इस जगह करेगा, ये इसको यहां पर करेगा और ये वाला इसको कहीं यहां पर करेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर थोड़ा और आगे यदि हम लोग बढ़ जाते हैं तो आगे बढ़ने पर क्या होगा कि अब देखो ये यहां पर पहुंच चुका है तो अब ये थोड़ा सा और आगे सरकेगा इस लाइन पर, ये वाला सरकेगा इस लाइन पर और ये वाला सरकेगा इस लाइन पर। तो ये वाला इसको ऐसे फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा और ये इसको फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है। फिर आगे और थोड़ा सा यदि हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ये वाला कहीं इसको फॉलो कर रहा हो, कुछ ज्यादा ही आगे सरका दिया कि मैंने। ओके, ये वाला इसको फॉलो कर रहा होगा, ये वाला इसको फॉलो कर रहा होगा, तो ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। तो कुल मिला के देखो ये ऐसे ऐसे छोटे 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 से ट्राइंगल बनते चले जाएंगे। और एट द लास्ट यदि मैं आपको इसका सारांश बताऊं तो सारांश कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये इसका पाथ ऐसे आएगा, ये वाले का पाथ कुछ ऐसे आएगा और ये वाले का पाथ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, देखो ये क्या कैसी डिजाइन बन रही है। मैं इसको इधर में करके दिखा देता हूं। डिजाइन खेल रहे हैं। रंगोली सुनी होगी आपने, रंगोली जो बोलते हैं, वैसा ही कुछ बना दिया है ना। काम आएगी, सीख लो। कितने लोग सहमत है इस बात से काम आएगी। अब ये क्या है, देखो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड। 9-10 में सुना होगा, सेंट्रॉइड करके एक वर्ड होता है। तो ये पाथ जो है वो है आपका सेंट्रॉइड वाला पाथ, यहां पर बनता है कुछ ऐसे, चक्कर गिन्नी सी बन रही है ना। तो ये क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड, जहां पर ये आपस में जाके मिलते हैं। यदि मुझसे पूछेगा तो भैया ये पॉइंट कौन सा है, सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वेयर दे मीट, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वेयर दे मीट। तो अब यहां पर जो सवाल है आपसे वो पूछा जा सकता है रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट का एक सवाल पूछा जा सकता है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से सेंट्रॉइड पे सीधी लाइन मारनी है। डिस्टेंस का सवाल अपने लेवल के बाहर है, डिस्टेंस का सवाल अपने लेवल के बाहर है, क्योंकि पाथ देखो इसका कैसा बनेगा। अब इस पाथ की लेंथ निकाल पाना अपने लेवल के लिए तो नहीं पूछेंगे। हाँ, जेईई एडवांस वगैरह वालों के लिए पूछा जाए तो पूछ भी सकते भैया, उनके मन में आ गया तो, और एक बार पूछ लेगा तो उसके बाद में फिर बच्चे उसको भी रट लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इस पे जरा हम लोग चर्चा करते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या, ये कहानी कैसे घटने वाली है, ये घटना किस प्रकार से होगी, ये समझ में आ रही है क्या। बोलो यस और नो। आंसर यस में ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। ओके, तो अब जरा इसको हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज पे लेके आता हूं मैं। तो अगले पेज पे आने के बाद कहानी क्या हो रही है जरा सोचो। ये वाला पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट बी था, ये वाला पॉइंट सी था, ये डिस्टेंस ए थी, बराबर है। ओके, अब जरा यहां पर यदि मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूं तो देखो ये वाला तो V से इधर चल रहा है, बराबर है। ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला भी V से चल रहा है। ये वाला एंगल है यहां पर 60 डिग्री। यदि मैं थोड़ा सा ध्यान देके यदि इसके कंपोनेंट निकालूं तो एक कंपोनेंट है ये वाला V sin 60, बराबर है, और ये वाला कंपोनेंट है V cos 60, बराबर है। अब देखो एक बात बताओ, इनको मिलाना कौन चाहता है, तो भैया मिलाना ये चाहता है V cos 60 एंड वी आर द रेस्पॉन्सिबल
उन्हीं के कारण मिल रहा है, क्योंकि v sin 60 तो उन्हें दूर भेज रहा है, लेकिन मिला कौन रहा है, v cos 60। मतलब यदि मैं यहां पर बात देखूं, एक पर बैठकर यदि मैं दूसरे के बारे में सोचूं तो क्या हो जाएगा, एक पर बैठकर दूसरे के बारे में यदि सोचूं तो ये दोनों आपस में सीधे आते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर देखो सीधी सीधी बात है, देखो जब ये यहां पर था तो ये तो इसका मुंह तो सीधा इसी की तरफ था कि नहीं था, जब ये यहां पहुंच गया तो इसका मुंह सीधा इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ और इसकी तरफ। बात समझ में आ रही है? सो ये कहानी है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं एक पर बैठ के दूसरे को देखूं तो वो सीधा अपनी तरफ ही आते हुए नजर आएगा। तो आप कॉन्सेप्ट जानते हो, उससे बस आपको अप्लाई करना है। और कॉन्सेप्ट कहता है टी बराबर होता है डी अपॉन वी रिलेटिव, बराबर है। अब वी रिलेटिव में बस वही रखना है जो काम की चीज है। काम की चीज कौन सी है? तो वी रिलेटिव क्या आएगा, तो टी बराबर आएगा डी कितना है, ए अपॉन वी रिलेटिव आएगा वी माइनस ऑफ माइनस का वी कॉस 60। तो यहां पर लगा दीजिए, तो ये आएगा आपके पास में ए, यही कर देते हैं, ए अपॉन वी माइनस माइनस का प्लस और v इंटू कॉस 60 का मतलब होता है 1/2, v प्लस का v/2 मतलब 3/2। तो आंसर आएगा 2a अपॉन 3v। वैसे मैं आपको बता दूं 99% स्टूडेंट्स को ये आंसर क्या है, रटा रटाया याद होता है, सीधा पुट करते हैं और सीधा आंसर लिख देते हैं यदि ये सवाल पूछा जाता है तो, बिकॉज इट इज अ वेरी 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 फेमस क्वेश्चन जिसका आंसर यदि आप याद रख ले तो कोई बुराई नहीं है। 2a अपॉन 3v, मैंने सही निकाला है कि 2v प्लस का v 3v अपॉन 2 ऊपर जाएगा, 2a अपॉन 3v इज द आंसर, याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया एकदम हलवा वाला सवाल। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएगा। बोलो क्या डिफिकल्टी ला सकता है? डिफिकल्टी क्या ला सकता है? डिफिकल्टी ला सकता है कि वो स्क्वायर पे करवा ले, वो आपसे हेक्सागोन पे करवा ले। लो भाई, किसी पे भी करवा लो, क्या दिक्कत है? पेंटागन पे करवा ले, किसी पे भी करवा सकता है, यदि चाहता है वो तो किसी पे भी करवा सकता है। अब ये थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कहानी कुल मिला के यही है कि आपको भैया वी रिलेटिव देखना। आप देखो ये मेरा पेंटागन 90 डिग्री वाला दिख रहा है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होने वाला है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होने वाला है। वास्तविकता में यदि देखा जाए तो ये ऐसा पेंटागन होगा। मतलब यदि मैं बात करूं पेंटागन की, मेरे पास है पेंटागन, तो दिक्कत क्या है? पेंटागन किधर गया बे? ये रहा। तो भाई इनको हटाओ पहले तो, लो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक स्क्वायर के बारे में। तो एक स्क्वायर कुछ इस प्रकार से, उसके बाद में मैं बात करता हूं इसके बाद में हेक्सागोन नहीं है इसके अंदर में, ओके ठीक है। पेंटागन तो था, ये आपका पेंटागन देखो ऐसा कुछ तो भी पेंटागन बन के नजर आएगा। और हेक्सागोन मेरे पास में यहां पर है क्या भैया? हेक्सागोन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग हेक्सागोन हाथ से बना लेते हैं। तो हेक्सागोन बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। बेंजीन की रिंग है, बट बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये कई लोगों को तो वही पता नहीं लगा होगा बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में क्या फर्क है ना? कोई बात नहीं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पे फोकस करते हैं। सवाल वही रहेगा। सवाल क्या रहने वाला है? वही रहने वाला है। देखो ये v से इधर जा रहा है, ये v से इधर जा रहा है, ये v से इधर जा रहा है, ये v से इधर जा रहा है। मिलेंगे कहां पर? जहां इसका सेंट्रॉइड होगा, मतलब कहीं सेंटर में। तो देखो इसका पाथ ऐसे, इसका पाथ ऐसे, इसका पाथ ऐसे, इसका पाथ ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे चक्करगन्नी सी बनानी है। ऐसे इसमें भी करोगे तो इसका सेंट्रॉइड कहीं यहां पर होगा, तो ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे और ये वाला भी ऐसे, ठीक है। वाह क्या डिजाइन बन रही है ना। इसको यदि देखोगे तो ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ऐसे लग रहा है ना सर भेलपुरी बेच रहे हैं, ठीक है। ऐसी डिजाइन बनती है इसकी। पहले बोलेंगे सर बना के दिखाना चाहिए ना, एक एक करते हो। अब मुझे मालूम है ऐसे घूम के ही ऐसे बनता है। बनता कहां पर है? सेंट्रॉइड पे है। अब जैसे अब यहां पर यदि आपको टाइम निकालना है तो भैया टाइम बराबर आएगा डी अपॉन वी रिलेटिव, बराबर है डी अपॉन वी रिलेटिव। क्या बोला था मैं?
टाइम बराबर आएगा डी अपॉन वी रिलेटिव आएगा। लेकिन इस वाले केस में जो वी रिलेटिव है उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि देखो यदि मैं इसकी बात करूं, क्या बोलते हैं, ये वाला जो है इसमें तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो ये वाला वी इधर है, इसका तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं यहां पर, तो आपके पास में सीधा आंसर आ जाएगा डी बाई वी। सीधा आंसर कितना आ जाएगा? डी बाई वी विल बी द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अच्छा, यदि मैं हेक्सागोन की बात करूं, देखो मैं पेंटागन के भी एंगल में मेरे को भी याद नहीं आ रहा, 72 डिग्री कुछ तो भी एंगल होता है यहां पर, है ना, 360, 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5 7 35, हाँ तो 70। इसकी वैल्यू भी याद नहीं है और आती भी नहीं है, तो इसलिए पेंटागन का सवाल तो भूल ही जाओ कि पेंटागन का सवाल पूछेगा, लेकिन हेक्सागन की पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है, इंटरनल एंगल जो होते हैं 120 डिग्री के होते हैं, ठीक है। यदि मेरे पास में ये हेक्सागन है तो अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, देखो ये वाला वी इस डायरेक्शन में, 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 बराबर है। तो इस वाले को जरा फोकस कर दीजिए, यहां पर फोकस कर दीजिए। हेक्सागन के सवाल को मैं करवा देता हूं, मतलब जिससे आपको भी लगे कि हाँ सर ने एक और सवाल करवा दिया, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, देखो ये वाला वी इधर में है, ये वाला वी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। इसके यदि मैं कंपोनेंट लेता हूं तो बोलो क्या कंपोनेंट आएंगे? ये वाला एंगल 60, तो ये आएगा वी कॉस 60, और ये वाला आएगा वी साइन 60, बराबर है। तो ये आएगा वी इंटू कॉस 60, मतलब कितना आएगा? 1/2, मतलब वी बाई 2, बराबर है। ओके, अब टाइम का फॉर्मूला क्या है? तो भैया आपका टाइम का फॉर्मूला है टाइम बराबर डी अपॉन वी रिलेटिव। टाइम बराबर क्या है? डी अपॉन वी रिलेटिव। तो इस बार जरा ध्यान दीजिए, इस बार क्या हो रहा है? इस बार हो ये रहा है कि देखो ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला जो है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो वी रिलेटिव क्या आएगा? वी माइनस का वी बाई 2, मतलब डी डिवाइडेड बाई वी बाई 2। तो आंसर आएगा टी बराबर 2d बाई वी, यदि d इज द डिस्टेंस। अब मैंने साइड ली हुई नहीं है, बाकी आप समझदार हैं अभी। 2d बाई वी इसका आंसर आएगा। अब मुझे बताओ, मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर याद रखने वाले हैं, बोलो सही बात है। अब पेंटागन का 72 डिग्री भैया मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता उस केस में, लेकिन आपको ये वाली बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट सवाल कंसीडर किए जाते हैं, मतलब यदि आप किसी बोर्ड वाले बच्चे से पूछो तो शायद उसको आंसर भी नहीं आएंगे। सही बोल रहा हूं मैं। जिन्होंने 11th में ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, उनसे तो ये सवाल बनना ही नहीं है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को इसका आंसर डायरेक्टली याद भी होता है। चलो ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग एंट्री करते हैं। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा ही रहा हूं, तो डिफिकल्ट का डिफिकल्ट ही करवा देते हैं हम लोग अभी। एक देखो हो क्या रहा है, समझिए डायग्राम में। एक और सवाल एंड फिनिश, चैप्टर ही फिनिश हो गया। देखो मान चलिए यहां पर आपके पास में है एक कार ए, यहां पर आपके पास में है एक कार बी, ठीक है। हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है? दो कारों को कंसीडर कर लिया है। इन दोनों के बीच की कुछ तो भी दूरी है डी, इन दोनों के बीच की कुछ तो भी दूरी है डी। ओके, ये वाली जो कार है वो इस डायरेक्शन में वी से जा रही है, और ये वाली जो कार है वो इस डायरेक्शन में वी से जा रही है। मैंने बोला ठीक है, तो मुझे यहां पर बताना है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी है और कहां पर आपको मिलेगी। मतलब आपको यहां पर दो चीजें बतानी, एक तो टाइम बताना है और एक क्या बताना है आपको, सही बात है ना, हाँ सही है। तो ये आपको सवाल में बताना है। अब देखो सवाल में कैसे देगा, वन कार ए इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, कार बी इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, आफ्टर व्हाट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, आफ्टर व्हाट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम। ये आपके पास में सवाल बन के आएगा। क्लियर है ये वाली बात? मैंने बोला चलो ठीक है। अब जरा यदि हम लोग यहां पर देखें, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल को बस यही यहां पर पकड़ना है। सो यदि मैं यहां पर बात करता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की, यदि मैं बात करता हूं, आवाज गूंज रही है, मेरे को ऐसा खुद को फील हो रहा है। आपको भी ऐसा ही हुआ क्या? मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम खाली कमरे में जैसे आवाज गूंजती है, मेरे को थोड़ा थोड़ा सा वैसा फील होने लग गया था। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की यदि मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये क्या आएगा,
ये आएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, आप ए पर बैठ के बी को देख रहे हो, ए पर बैठकर बी को देख रहे हो, वेक्टर डाल दो, वेक्टर को मत भूलो। तो भैया जी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब आएगा वेलोसिटी ऑफ बी प्लस का माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए। सवाल आपने देखो, मैंने ओरली सवाल बोला है, इसमें सवाल लिखने जाऊंगा तो और 10 मिनट खराब हो जाएंगे, मैं 10 मिनट खराब नहीं करना चाहता। सवाल को ध्यान से सुन लीजिए, एक बार और रिपीट कर देता हूं। अ कार इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड v, car situated b moving towards north with a speed v, the initial distance between them is d, after what time the distance between them will be minimum। ये सवाल है। तो देखो, अब इस सवाल को यदि मैं करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इन चीजों को मैं यहां पर लेके आता हूं। तो मैंने देखा भैया जी ये है आपका va वेक्टर जिसकी वैल्यू है v, और ये है यहां पर यदि मैं देखता हूं तो ये है आपके पास में vb वेक्टर, बराबर है। अब एक बात होता है, इसको ऐसे बनाऊं कि क्या करूं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ऐसा ही है, लेकिन आपको क्या चाहिए, vb प्लस का माइनस टाइम्स va चाहिए। वैसे आप जानते मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं, वैसे आप जानते मैं इसको क्या कर सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं। तो ये मेरे पास में vb वेक्टर बन जाएगा जिसकी वैल्यू है v। अब आपको क्या चाहिए, माइनस टाइम्स va चाहिए। तो भैया आपने माइनस va मतलब ये आपके पास में माइनस का va वेक्टर बन गया, और लास्ट में देखिए क्या करना हो, vb वेक्टर प्लस का va माइनस का va वेक्टर को जोड़ दीजिए। तो दिस इज द v वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। मतलब a पर बैठकर यदि b को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर बैठकर यदि आप b को देखते हो तो a तो रेस्ट पे हो गया, a कहां पे हो गया, रेस्ट पे, और b किधर जाता हुआ नजर आएगा, b आपको इस डायरेक्शन में कहीं तो भी जाता हुआ नजर आएगा। देखो डायरेक्शन ये मिल रही है, बात समझ में आ रही है, ओके, यहां तक समझ में आया कहानी। अब जब आपको पूछा जाता है कि भैया वो कहां पर मिलेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। इसे क्या बोला जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसका आंसर समझ लीजिए, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बेसिकली ये यहां से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो जो डिस्टेंस निकल के आती है उसे बोला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है, ओ माय गॉड, ये होता है क्या, यस। अब यदि मैं यहां पर थोड़ा सा नामकरण कर दूं, मतलब पॉइंट्स को नाम वगैरह दे दूं, तो मैं जनरल नाम क्या दूंगा, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी दे देता हूं, और ये वाला पॉइंट आ गया डी। यदि मेरे पास में ऐसा हो रहा है तो भैया ये जो एडी है, दिस एडी इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस एडी इज द मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, अब ये मिनिमम डिस्टेंस आ गई। अब एक बात बताओ, कहानी में कैसे शुरू करोगे, क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, बस इसको यहां पर डाल दीजिए और आपका काम हो जाएगा। अब उस काम को तो आप तब कर पाओगे ना जब आप कुछ सॉल्व कर पाओ। सर सॉल्व तो कुछ हुआ ही नहीं है, यहां पे हम लोग करें क्या, कुछ हवा ही नहीं लगी। तो मैंने बोला देखो, इसको इसी को समझने के लिए आपको वापस से इस डायग्राम पे फिर से लौट के आना पड़ेगा, लेकिन इस बार ये डायग्राम जो है वो काफी बड़ा बनेगा, जिससे क्या है ना कि आपको वो डिफरेंसेस मैं समझा सकूं जो मैं करवाना चाहता हूं। यहां पर वो ये है कि देखो, ये पॉइंट ए है, ये आपका वी वेक्टर जा रहा है, ये वी है, और ये मैं बोल सकता हूं वी ए वेक्टर है, ये वी है, और ये पॉइंट ए था। यहां पर मेरे को एक्चुअली इसको और थोड़ा ऊपर ले जाना चाहिए था, है ना, चलो ठीक है, अब जो ले लिया मैंने, यहां पर आपका वीबी वेक्टर है जिसकी वैल्यू वी है। जब मैंने यहां पर बैठकर देखा तो भैया ये मुझे यहां पर जाते हुए नजर आया, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया है, यहां पर सी नहीं भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर जो यहां से डाला गया परपेंडिकुलर है ये डी पॉइंट पर मिल रहा है, तो भैया एडी है आपके पास में मिनिमम डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर निकल के आ रही होती है। बात समझ में आ रही है, ये आपको परपेंडिकुलर डालने का काम हमेशा करना है, तो वो डेटा एग्जाम के अंदर में ऐसा ही लेगा। अब यहां पर एक बात देखिए, ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बराबर है। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को यहां पर यदि ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास में माइनस का वी ए वेक्टर था जिसकी वैल्यू वी थी, और ये वाला वी ए वेक्टर था जिसकी वैल्यू भी वी थी। तो भैया ये आपके पास में वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ रहा है, तो भैया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ वी ए का स्क्वायर
और प्लस का वीबी का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। अब देखो ये डेटा अलग अलग भी दे सकता है, ये डेटा अलग अलग भी दे सकता है, तो भैया आपको सावधान रहना है। मोस्टली आपको नहीं देगा, लेकिन यदि दे दिया तो आपको घबराना नहीं है। VBA यहां पर निकल के आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकल के आ गई √2v। अब इसमें लगने वाला टाइम कहां से निकालोगे, तो भैया टाइम के लिए देखो यहां से मैंने बोला परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। देखो ये वाली जो साइड लेंथ है ये है आपके पास में d, और ये है एंगल 90 डिग्री का। ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को मैं फिर से यहां पर बनाता हूं। ये वाला आपने 90 डिग्री डाल दिया, ठीक है, ठीक है। ये वाला है हाइपोटेनियस, ये वाला क्या है, हाइपोटेनियस। नामकरण करो इस ट्राइंगल का, ए है, ये डी है, और ये वाला पॉइंट बी है, बराबर है। तो यदि मैं यहां पर ध्यान से देखूं, यदि मैं यहां पर यहां पे ध्यान से देखूं तो क्या हो सकता है, ये √2 भी निकल के आया है। मैंने बोला ठीक है यार, यहां पे कुछ मिल क्यों नहीं रहा है मेरे को। हाँ ओके, हाँ अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। छोटा सा पॉइंट है जो आपका ज्योमेट्री वाला ही पॉइंट है। यदि आप ध्यान से देखें तो वो ये है कि भैया देखो ये कितना है, इसकी वैल्यू है √2v। यहीं पर देखो ज्योमेट्री है पूरी, देखो ये वाली जो पूरी वैल्यू जो यहां पर निकल के आ रही है वो √2v है कि नहीं है यार, ये वाली √2v है ना, यस और नो। यदि ये √2v है तो इसका मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा क्या, यस। वही बस यहां पर आपको बचाएगा, मतलब इस वाले ट्राइंगल के अंदर में ये वाली वैल्यू आएगी 45 डिग्री, और यदि ये वाली 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ये डी है। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, मैं किसी के लिए भी मान के ले सकता हूं, cos 45 बराबर एडजासेंट मतलब ए डी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी। तो यहां पर देखिए ए डी बराबर आएगा ए बी इंटू कॉस 45, बहुत ही काम की चीज चल रही है। ए बी है डी इंटू 1/√2, तो डिस्टेंस आपके पास में निकल के आ गई d/√2। दिस इज द डिस्टेंस ए डी, तो भैया ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ गई d/√2। बात समझ में आई। अब वो एग्जामिनर जो है वो डेटा इस प्रकार से सेट करेगा कि आप इसको कर पाओ। और यहां पर यदि मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालोगे, यही बस यहां पर सवाल है। तो सोचो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे। तो भैया देखो पहुंचना कहां पर है, यहां पर, बराबर है। पहुंचना कहां पर है, इस जगह पर पहुंचना है। कलर भी है सब एक जैसी कैसे दिखने लग गए, यहां पे पहुंचना है यहां पर, बराबर है। ये स्पीड मालूम है आपको √2 इंटू वी, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, ये वाली दूरी कितनी आएगी, तो भैया ये वाली दूरी भी आपके पास में इतनी ही आएगी। ये खुदा ना खास्ता ऐसा आ रहा है, डेटा हमारे पास ऐसा आया है। वैसे मैं आपको बता दूं एग्जामिनर भी आपको 45 डिग्री का ही डेटा सेट करके देगा, मतलब ये वाला भी d/√2 है और ये वाला भी d/√2 है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है डी, तो टाइम जो आएगा वो आएगा BD अपॉन V रिलेटिव। इस बात को ध्यान रखना, मैं जो लिख रहा हूं टाइम जो आएगा वो आएगा BD अपॉन V रिलेटिव, जो कि है d/√2 अपॉन वेलोसिटी कितनी आई थी √2 इंटू वी। सो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा इस वाले डेटा को, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो √2 नीचे आएगा, तो टाइम का आंसर आएगा d/2v। टाइम का आंसर आएगा d/2v इज द आंसर फॉर टाइम। क्या ये बात समझ में आ रही है, d/2v आ रहा है, d/2v आ रहा है वो टाइम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी निकल के आई, d/√2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, द परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होती है जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होती है जो आपने परपेंडिकुलर डाला है। बात समझ में आ रही है। कैलकुलेशन को समझिए, यदि हम लोग इसको चाहें तो हम लोग किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ये वाला तरीका भी आसान है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा डिफिकल्ट है। यदि हम लोग चाहें इसको तो दूसरे तरीके से पता कैसे करेंगे। कई लोग बोलेंगे सर इसी में ही प्राण पखेरु उड़ गए, दूसरा सवाल आप कहां दे रहे हो, उसमें तो हम लोग एकदम पागल पागल बनते हुए घूमेंगे। बोला देखो कैसे, जरा देखिए, थोड़ा सा देखिए, यदि समझ में आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। हो सकता है कि आपको यही वाला तरीका आसान लग जाए, कोई क्योंकि किसी के साथ में ऐसा थोड़ी कि हर किसी को वही तरीका समझ में आए जो हम लोग बता रहे हैं। ओके देखो
यहां पर ये वाला दिया है v, यहां पर ये वाला दिया है v, ठीक है। अब एक बात बताओ, टी टाइम के बाद में कहानी क्या बनेगी, बोलो। टी टाइम के बाद में, टी टाइम के बाद में कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी। आफ्टर टाइम टी, देखो इनिशियली ये वाली जो डिस्टेंस है वो d है, इनिशियली ये वाली डिस्टेंस कितनी है, d है। लेकिन आफ्टर टाइम t यदि मैं बात करता हूं तो भैया टी टाइम के बाद में ये पार्टिकल इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितनी, vt। और टी टाइम के बाद में ये भी पार्टिकल सेम उतनी ही डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितनी, vt, बराबर है। तो टी टाइम के बाद में मैंने माना कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो कहानी इस प्रकार से बनेगी, ध्यान से देखना, ये कौन सा है डिस्टेंस, vt, ये कौन सी डिस्टेंस है, vt, ये वाली कौन सी है, d माइनस का vt। ध्यान से देखिए, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, ये है आपकी डिस्टेंस, मतलब ये इतना चल चुका है, यहां तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, देखो यहां तक पहुंच गया। तो नाउ दिस इज द डिस्टेंस जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको इस पे फोकस करना है, मतलब ये आएगा s, ये आएगा s। तो अब आप क्या करोगे, s बराबर बोलो कितना आएगा, तो s बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ vt का स्क्वायर प्लस का d माइनस vt का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। s बराबर आया vt का स्क्वायर प्लस का d माइनस का vt का स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिलेगा s स्क्वायर बराबर v स्क्वायर t स्क्वायर प्लस का d माइनस vt का होल स्क्वायर, बराबर है। अब यहां पर आते हैं, अगले उस पे लेके जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, s स्क्वायर बराबर v स्क्वायर t स्क्वायर प्लस का d माइनस vt का होल स्क्वायर था। जरा स्क्वायर को ओपन कर दीजिए तो आएगा s स्क्वायर बराबर v स्क्वायर t स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस का 2dvt, बराबर है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो s स्क्वायर बराबर आएगा d स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स d इंटू v इंटू t, बराबर है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग फंक्शन जो यूज करेंगे वो फंक्शन यूज करेंगे डिस्टेंस के लिए। मतलब कैसे कि भैया यदि डिस्टेंस मिनिमम आप यदि चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि भैया ds बाई डी टी शुड बी इक्वल्स टू जीरो, ds बाई डी टी शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो डी आएगा 2s इंटू डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो प्लस का ये आएगा 2v स्क्वायर इंटू 2t, बराबर है। विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हो, वेलोसिटी तो आपके पास में इनिशियली कांस्टेंट दी हुई थी, माइनस का 2dv, बराबर है। ये आपके पास में डेटा निकल के आया। अब यदि मैं यहां से देखता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, यदि इसको जीरो करना है, मैंने क्या बोला, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट याद कीजिए। फॉर मिनिमा मैक्सिमा हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, उसको इक्वल टू जीरो करते हैं। यदि ds बाई डी टी जीरो हो गया मतलब ये पूरी टर्मिनोलॉजी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो आप लिखोगे 2v स्क्वायर इंटू 2t माइनस का 2 इंटू डी इंटू वी शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब मैं लिखूंगा 2v स्क्वायर 2t बराबर का 2dv। तो यहां पर कुछ कैंसलेशन हो सकता है क्या, कई लोगों को ये तरीका सिंपल लगा होगा, 2 से 2 कट गया, v से क्या कट गया, v कट गया, तो 2vt बराबर आ रहा है d, तो t बराबर आ गया d अपॉन 2v। वाओ, ये तो ज्यादा आसान था। कई लोग बोलेंगे सर इसी से पहले बता दे तो ज्यादा अच्छा रहता था, तो ठीक है यार जो भी है। तो t बराबर d बाई 2v, देखिए कहां पे गया सवाल, किधर गया हमारा, t आया कि नहीं आया, ये रहा d अपॉन 2v। बात समझ में आ गई, ये मिल गया हमारे को। देख लीजिए, तरीका समझ लीजिए क्या होगा। मैंने क्या बोला कि भैया देखो यहां पर इनिशियली थे वो, देखो ये इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, टी टाइम के बाद में ये वीटी चल चुका होगा और टी टाइम के बाद में ये भी वीटी चल चुका होगा। लेकिन जब नई पोजीशन की बात करें तो नई पोजीशन पे ये दोनों यहां पर हैं, ये वाला आपका बी था, ये वाला आपका ए था, बराबर है। ये डिस्टेंस वीटी हो चुकी है और ये वाली डिस्टेंस डी माइनस वीटी, क्योंकि डी इनिशियल डिस्टेंस थी उसमें से वीटी डिस्टेंस कवर कर दी तो ये बच गई डी माइनस वीटी। तो भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये आएगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यही आंसर मत लिख देना, नहीं तो पता लगा यही आंसर लिख दिया। तो अब यहां पर क्या करना है, टी की जगह रखना है आपको वैल्यूज। तो भैया एस मिनिमम बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ v इंटू टी की जगह था d बाई 2v का स्क्वायर प्लस का d माइनस वी इंटू डी बाई 2v का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए s मिनिमम कितना निकल के आएगा, अंडर द रूट ऑफ v से
ये कटेगा भी नहीं, बाप रे। वी डी स्क्वायर बाई 4 प्लस का, यहां पर यदि देखोगे ये तो थोड़ा तगड़ा हो जाएगा, है ना, इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, फिर ठीक है, वी से वी कटेगा, डी माइनस डी बाई 2, डी माइनस का डी बाई 2 मतलब डी, तो ये आएगा डी स्क्वायर बाई 4। कुछ तो भी गड़बड़ी हो रही है मेरे से, क्या गड़बड़ी कर रहा हूं मैं बताओ फटाफट से। वी डी स्क्वायर बाई 4 प्लस का डी स्क्वायर बाई 4, मेरे को आंसर ऐसा क्यों मिल रहा है यार, इसमें तो कट होके जा रहा है। ओए तभी गलती हो रही है, मैं तभी सोचूं गलती कहां पे हो रही है। सॉरी बेटा, देखो गलती कहां पे हो रही है, ये ब्रैकेट लगाने में गलती कर रहा हूं मैंने, पता है क्या, देखो यहां पर ध्यान से देखिए, ब्रैकेट लगाने में गलती कर गया, टी की जगह लगाना था, मतलब ये जो है ब्रैकेट इस तरह से आएगा, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो वी से वी कट चुका होगा तो ये भी काट दो यहां पर, मतलब ये वाला वी भी कट चुका होगा, तो ये यहां पर क्या बच रहा है, डी स्क्वायर बाई 4 और प्लस का डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 कितना आएगा, ये आंसर आएगा डी स्क्वायर बाई, डी स्क्वायर बाई क्या कर रहा हूं मैं, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस का डी स्क्वायर बाई 4, यस, ये आएगा अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर बाई 2, सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आएगा डी बाई रूट 2। जो भी आसान तरीका लगा हो आपकी मर्जी है, मैंने दोनों तरीके करवा दिए हैं। पहला मैंने वेक्टर अप्रोच से करवाया, वेक्टर अप्रोच में बहुत बार डर लगता है, ये वाली अप्रोच ज्यादा आसान है। कई बार अब देखो हो सकता है कि इस सवाल में यही अप्रोच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, क्यों, इस सवाल में आपको करना क्या है, सवाल समझ लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप्रोच करना क्या है, हमेशा पहले आपको क्या करना है, ये इधर चला ये इधर चला, वो नहीं, ये वाली अप्रोच थोड़ी करा था मैं, ये वाली करा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, टी टाइम के बाद में ये वीटी चलेगा, ये टी टाइम के बाद में वीटी चलेगा, इनिशियल डिस्टेंस डी दे रखी होगी तो डिस्टेंस बनेगी डी माइनस वीटी, यहां पर बनेगा वीटी हमेशा। अब यदि नंबर दे दे तो नंबर बना देगा, ठीक है। अब टी के रिस्पेक्ट में तो वेरिएबल होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी दे सकता है, टाइम कैसे दे देगा, टाइम में तो डिफरेंशिएट करना है ना, तो वो नहीं देगा। तो s बराबर वीटी का स्क्वायर प्लस डी माइनस वीटी का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब यहां जहां पर v दिया है ना, अब मान चलो मैं v की जगह देता 1 मीटर पर सेकंड से एक जन इधर जा रहा है और एक जन इधर जा रहा है, बोलो सवाल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इनिशियल उनके बीच की दूरी दे दी मैंने 50 मीटर, सवाल यही बनेगा, बस इसमें आपको डेटा पुट करते आना चाहिए। तो यदि आपको ये वाला सवाल आंसर, ये वाला तरीका अच्छा लगा हो तो इससे आप कर सकते हैं या फिर उससे भी कर सकते हैं, कोई किसी ने रोका नहीं है, ठीक है। और यहां पे टाइम निकल के आता है डी बाई 2v, डी बाई 2v, लेकिन ये जो 2v निकल के आ रहा है ना, वो कैसा है, इस पे फोकस करना, नहीं तो पता लगा ये सीधा ही 2v रटा लिया, आंसर गलत कर बैठोगे। आंसर रटना नहीं है, आंसर रटना नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ में हमारा मोशन इन अ प्लेन, ये पूरा चैप्टर यहां पर हो जाता है समाप्त। एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वो बात ये है कि भैया देखो मोशन इन द प्लेन के अंदर थोड़ा सा हिस्सा सर्कुलर का होता है, थोड़ा सा हिस्सा यदि आप देखोगे तो वहां पे थोड़ा सा हिस्सा आपको सर्कुलर का मिलेगा, उसे हम लोग यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। सर्कुलर को हम लोग काफी डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, हालांकि कुछ कुछ हिस्सा लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों को पढ़ने को फिर से मिलेगा, तो वहां पर हम लोग काफी हिस्सा कवर कर लेंगे, बचा हुआ हिस्सा वर्क एनर्जी पावर में भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन अपने आज के इस लेक्चर को बेटा हम लोगों को भी यहां पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जितना पॉसिबल था उतना हम लोग यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। सो इसी के साथ में अपने आज के इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहां पर समाप्त। मुलाकात होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.